हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम डेविल की एंजल। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। किसी अजनबी के साथ। नैनीताल एक लेक रिसोर्ट में बहुत ही आलीशान तरीके से शादी की जा रही थी। लड़का और लड़की दोनों ही मंडप में बैठे हुए थे। लड़के ने अभी रेड और गोल्ड कलर की शेरवानी पहन रखी थी और वही लड़की ने अभी रेड कलर का शादी का जोड़ा पहना हुआ था और दुल्हन की तरह सच स्वरकर बैठी हुई थी। अभी उसने अपने चेहरे को घूंघट से ढका हुआ था। दोनों ने ही एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। तभी पंडित जी की आवाज आती है, लड़का और लड़की फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ये सुनकर लड़का तुरंत खड़ा हो जाता है और वही लड़की बैठे बैठे अपने हाथों को हवा में इधर उधर हिलाते हुए अपने लिए सहारा ढूंढने की कोशिश करती है। वही वो लड़का अभी उस लड़की को एनोइंग लुक के साथ देख रहा था। वो लड़का उसे देखते हुए खुद को मन में कहता है, अंधी कही की, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू रघुवीर सिंह की पत्नी बनकर रहेगी। कल सुबह ही डाइवोर्स के पेपर्स तेरे मुंह पर मारूंगा। ये शादी तो सिर्फ एक ड्रामा है। तभी एक लड़की उस लड़की को खड़ी करती है और उसके हाथ में उसकी स्टिक पकड़ाते हुए कहती है, ये लो नेत्रा, तुम्हारी स्टिक। ये सुनकर वो लड़की जिसका नाम नेत्रा है वो एक छोटी सी स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला देती है और उस स्टिक को पकड़ लेती है और धीरे धीरे से फेरे लेने लगती है। इस शादी में ज्यादा लोग शामिल नहीं थे, सिर्फ 2 परिवार शामिल थे और नेत्रा के परिवार में से तो उसके दादा दादी, उसकी मासी और उनकी बेटी यही लोग थे। वही रघुवीर के परिवार में बस उसके पिता और उसकी माँ थे और कोई नहीं था। लेकिन शादी की अरेंजमेंट्स में फिर भी कोई कमी नहीं थी। नेत्रा एक बेहद खूबसूरत लड़की है जिसकी उम्र है 21 साल। नेत्रा का रंग एकदम दूध की तरह सफेद है। उसकी हाइट आम लड़कियों की हाइट से काफी ज्यादा थी। नेत्रा की हाइट 5.11 इंच थी। उसका बदन भी भरा भरा चबी चबी गाल, क्यूट सी स्माइल और इनको 4 चांद लगाती उसकी आंखें। नेत्रा की आंखें ब्लूइश ग्रीन थी, लेकिन उसकी इस पूरी खूबसूरती को नजरअंदाज कर लोग बस उसकी एक कमी को देखते हैं और वो ये कि नेत्रा देख नहीं सकती। नेत्रा को भगवान ने इतनी खूबसूरत आंखें दी लेकिन आंखों की रोशनी देना भूल गए, या कहे कि एक हादसे ने नेत्रा से उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। और सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं, उसका बहुत कुछ छीन लिया, जो आपके आगे पता चल जाएगा। अभी नेत्रा ने जैसे तैसे फेरे ले लिए थे और ऐसे ही शादी की बाकी सारी रस्में भी हो गई थी। इस दौरान रघुवीर ने एक नजर भी नहीं देखा था। शादी होने के बाद पंडित जी कहते हैं, ये शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। आप अभी सभी बड़ों से आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर रघुवीर गुस्से में अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, मेरे पास इस टाइम पास के लिए समय नहीं है, मुझे और भी बहुत से काम है। इतना बोलकर अपनी माँ को देखता है और कहता है, माँ मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं वो अटेंड करने जा रहा हूँ। हाँ बेटा चलो, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ, मैं तो खुद बहुत थक चुकी हूँ, रघुवीर की माँ रेशमा थकी सी आवाज में कहती है। तभी रघुवीर के पिताजी वीरेंद्र सिंह गुस्से में उसकी माँ से कहते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें ये बोलते हुए, यही रहो, अगर यहाँ से हिली भी ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। ये सुनकर रेशमा डर जाती है और चुपचाप वही खड़ी रहती है और वही रघुवीर पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। उसे जाता देख वीरेंद्र जी गुस्से में अपने हाथ की मुठिया बांध लेते हैं और नेत्रा के दादाजी को देखते हैं जो बेबस से खड़े हुए ये सब कुछ देख रहे थे। वीरेंद्र जी उनके पास जाते हैं और उनके हाथ पकड़कर कहते हैं, फिक्र मत कीजिए, मैं नेत्रा के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। तो दादाजी उनको एक नजर देख अपनी नम आंखों से हाँ में सिर हिला देते हैं और तभी सोना, नेत्रा की मौसेरी बहन, वो उसे मंडप से नीचे उतारती है तो दादाजी उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, मुझे माफ कर देना बेटी, मैं मजबूर हूँ। तो नेत्रा आंसुओं से भरी आंखों से सिर हिलाकर कहती है, मैं समझती हूँ दादाजी, आप अपने दिल पर किसी तरह का बोझ मत रखना, मैंने आपको माफ किया। ये सुनकर उसके दादा के साथ साथ बाकी सबकी आंखों से भी आंसू छलक आते हैं। फिर नेत्रा सबसे मिलती है और वहां से रिजॉर्ट की ओर बढ़ जाती है। रात का समय, रिजॉर्ट का रूम। नेत्रा ने अभी अपने कपड़े बदल लिए थे। उसे पता था कि रघुवीर को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो भी उसका इंतजार नहीं कर रही थी। उसने अभी पिंक कलर का नाइट सूट पहना हुआ था और बालों को खुला छोड़ रखा था जो कमर तक आ रहे थे। वो अभी बेड पर लेट जाती है और अपनी स्टिक को फोल्ड कर बेड के साइड ड्रॉवर में रख देती है। वो अभी बेड पर लेटी हुई अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी। उसे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि उसकी आने वाली जिंदगी कांटों से भरी हुई होगी। ऐसे ही सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। रात के करीब 11 बजे। नेत्रा को कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसलिए वो झट से अपनी आंखें खोलती है और उसकी नींद टूट जाती है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके ऊपर लेटा हुआ है।
और अभी उसके होठों को किस कर रहा है। ये महसूस करते हुए नेत्रा खुद से कहती है, रघुवीर जी आ गए। लेकिन वो तो मुझसे नफरत करते हैं। इतना सोचकर वो उस इंसान के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो आदमी उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड में दबा देता है और नेत्रा के गले पर किस करने लगता है और साथ ही उसे बाइट भी कर रहा था। नेत्रा को इस वजह से दर्द होता है जिस वजह से वो अपना चेहरा इधर उधर हिलाने लगती है। उसके ऐसा करने पर वो लड़का अपना चेहरा थोड़ा करता है तो नेत्रा अपनी तेज हो चुकी सांसों पर नियंत्रण पाते हुए कहती है, रघुवीर जी रुक जाइए प्लीज। ये सुनकर वो लड़का कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है और नेत्रा को अजीब नजरों से देखने लगता है, फिर अपना सिर झटककर उसके ऊपर से खड़ा होता है और अपनी शर्ट उतारकर फेंक देता है। फिर अपनी पैंट और बाकी के बचे हुए कपड़े भी उतार देता है और नेत्रा के ऊपर आकर नेत्रा का नाइट सूट फाड़कर उसके बदन से अलग कर देता है और फिर उसके पूरे बदन को सहलाने लगता है। उसकी इस हरकत से नेत्रा आपस में ही सिमट जाती है लेकिन अभी उसे नहीं रोकती, क्योंकि वो सोचती है कि रघुवीर उसका पति है और उसके बदन पर उसका हक है। अभी वो लड़का उसके गले में किस कर रहा था और फिर उसके गले से होते हुए नीचे की ओर आता है और उसकी क्लीवेज पर किस करने लगता है और फिर धीरे से नीचे आते हुए नेत्रा के पेट को बेतहाशा चूमने लगता है और बाइट भी करता है। इसी के साथ साथ वो हाथों से नेत्रा के बदन को सहला रहा था, जिस वजह से नेत्रा भी अब मदहोश हो रही थी और उसके हाथ उस लड़के के बालों में घूमने लगते हैं। नेत्रा के ऐसा करने पर उस लड़के के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वो अभी धीरे से ऊपर की ओर बढ़ता है और अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हुए नेत्रा की बरा की हुक खोलकर उसके बरा को उसके बदन से अलग कर देता है। उसके ऐसा करने पर नेत्रा अपने दोनों हाथों से अपने आप को छुपा लेती है। नेत्रा के ऐसा करने पर वो लड़का उसे घूर कर देखता है और एक बार फिर नेत्रा के हाथों को पकड़कर बेड में दबा देता है और उसे देखने लगता है। एक बार के लिए तो वो उसकी खूबसूरती में खो जाता है। अभी वो पूरी तरह से नेत्रा के ऊपर लेट जाता है और फिर से उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसके होठों का रस पीने लगता है और साथ साथ उसके हाथ नेत्रा के पूरे बदन पर घूम रहे थे। कुछ ही समय के बाद नेत्रा को बेतहाशा दर्द होता है और इसी दर्द के साथ उन दोनों का मिलन हो जाता है। वही उसी रिजॉर्ट के दूसरे कमरे में दो जिस्म अभी एक हो रहे थे, तभी एक लड़की की दर्द भरी आवाज आती है, रघुवीर आराम से। ये सुनकर रघुवीर ऊपर उठकर उस लड़की को मुस्कुराते हुए देखता है और उसकी कमर को सहलाते हुए कहता है, सॉरी बेबी लेकिन तुम हो ही इतनी हॉट के मैं क्या करूं। मेरा मुझ पर कंट्रोल ही नहीं रहता। अच्छा लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम्हारी पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अगर कल को उसे देखकर तुम्हारा ईमान धूल गया तो। वो लड़की रघुवीर के गले में अपने बाहों को डालकर कहती है। ये सुनकर रघुवीर मुस्कुरा देता है और उसके गले में अपना चेहरा छुपाकर मदहोशी भरी आवाज में कहता है, मैंने उसे आज तक देखा नहीं लेकिन मैं उसे बिना देखे ही तुम्हें ये बता सकता हूँ कि वो तुमसे खूबसूरत तो नहीं ही होगी। ओह बेबी आई लव यू। वो लड़की ये सुनकर अपने हाथ रघुवीर की कमर पर कसते हुए कहती है। ये सुनकर रघुवीर थोड़ा ऊपर उठता है और उस लड़की के बालों से खेलते हुए कहता है, आई लव यू टू जान, कल मैं उस अंधी को डाइवोर्स दे दूंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। हम कल ही शादी करेंगे, मुझसे अभी और इंतजार नहीं होगा। वो लड़की रघुवीर के होठों को हल्के से किस करते हुए कहती है। जो हुकुम सरकार, हम कल ही शादी करेंगे। अब खुश? रघुवीर उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहता है। हाँ बहुत खुश, वो लड़की एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहती है। अच्छा ठीक है तो अभी मुझे रोकना मत। रघुवीर मुस्कुराते हुए इतना बोलता है और उसके होठों पर होठ रख देता है। आखिर कौन है वो लड़का जो नेत्रा के साथ हमबिस्तर हुआ? नेत्रा की जिंदगी में क्या तूफान लेकर आएगी ये रात? आखिर क्यों की नेत्रा ने ये समझौते की शादी? जानने के लिए पढ़ते रहिए अनदेखा अनजाना। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। काश तुम पैदा होते ही मर जाती। हम कल ही शादी करेंगे, मुझसे अभी और इंतजार नहीं होगा। वो लड़की रघुवीर के होठों को हल्के से किस करते हुए कहती है। जो हुकुम सरकार, हम कल ही शादी करेंगे। अब खुश? वो लड़का उसे प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहता है। हाँ बहुत खुश, वो लड़की एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहती है। अच्छा ठीक है तो अभी मुझे रोकना मत। रघुवीर मुस्कुराते हुए इतना बोलता है और उसके होठों पर होठ रख देता है। अब आगे। अभी रघुवीर और नेत्रा दोनों ही हमबिस्तर हो रहे थे लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। दोनों ही किसी दूसरे के साथ अपनी रात रंगीन कर रहे थे। लेकिन नेत्रा उस लड़के को रघुवीर ही समझ रही थी और वही रघुवीर को तो नेत्रा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। अगली सुबह नेत्रा अभी अपने बेड पर सो रही थी, उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था सिवाय ब्लैंकेट के। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है और नेत्रा को ऐसे देखकर उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ जाती है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, अरे ओ कलमुही, किसके साथ रात को मुंह काला किया तूने? हाँ, ये कोई और नहीं रेशमा जी थी जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी लेकिन उनके चिल्लाने का नेत्रा पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि नेत्रा तो जैसे लगभग बेहोश ही हो रखी थी। उसके जिस्म पर अभी एक भी कपड़ा नहीं था।
तभी रेशमा जी रूम के बेड के साइड टेबल पर से पानी का जग उठाती है और सारा पानी एकदम से नेत्रा के चेहरे पर फेंकती है, जिससे नेत्रा की आंखें खुलने लगती है और वो जैसे तैसे उठकर बैठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसे अपनी बॉडी में बहुत तेज दर्द होता है, इसलिए वो दोबारा से लेट जाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर रेशमा जी के चेहरे पर डेविल मुस्कान छा जाती है, लेकिन वो तुरंत अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए कहती हैं, हे भगवान, कितनी घिरी हुई लड़की है ये, शादी इसने मेरे बेटे के साथ की है और सुहागरात किसी और के मना कर बैठी है। तभी दरवाजे से एक गुस्से से भरी आवाज आती है, रेशमा जी आप ये क्या बकवास कर रही है। हाँ। ये आवाज सुनकर रेशमा जी आवाज की दिशा की ओर देखती है तो ये नित्या जी खड़ी हुई थी, नेत्रा की मासी, और उनके पास उनकी बेटी सोना खड़ी थी। सोना नेत्रा की हालत देखती है और तुरंत उसके पास जाती है और उसे अच्छे से उसके कंधे से पकड़कर बेड से टेक लगाकर बिठा देती है। अभी नेत्रा को भी होश आ चुका था। सोना देखती है कि नेत्रा के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं है, इसलिए जल्दी से वो उसके बैग की ओर बढ़ जाती है। वही नित्या जी की बात पर रेशमा जी कहती है, सच ही बोल रही हूँ, पता नहीं किसके साथ इसने रात को मुंह काला किया है। आपका दिमाग खराब हो गया है, कल इसकी आपके बेटे से शादी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि कल रात नेत्रा के साथ आपका बेटा ही था, नित्या जी गुस्से में कहती है। नहीं, कल रात रघुवीर यहाँ नहीं था। अरे उसको तो आपकी इस अंधी बेटी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और वैसे भी कल शादी करने के तुरंत बाद तो वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, तो वो यहाँ कैसे हो सकता है, रेशमा जी गुस्से में कहती है। वही सोना ने अभी नेत्रा को एक लॉन्ग नी लेंथ फ्रॉक पहना दी थी। वो अभी भी वैसे ही बेड पर बैठी हुई थी और नित्या जी और रेशमा जी की बातें सुन रही थी। उसकी आंखें अभी आंसुओं से भरी हुई थी। नित्या जी रेशमा जी को कहती हैं, मैं आपकी बात कैसे मान लूं, हाँ हो सकता है आप झूठ बोल रही हो। इतना बोलकर नित्या रेशमा जी के साइड से होते हुए नेत्रा के पास जाकर बैठ जाती है और उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, नीतू बच्चा, कल रात तुम्हारे साथ इस कमरे में कौन था। रघुवीर जी थे। नेत्रा रोते हुए बहुत मुश्किल से ये कहती है। देखा, आपका बेटा ही था यहाँ, नित्या जी गुस्से में रेशमा जी को कहती है। मैंने कहा ना कि रघुवीर कल रात यहाँ नहीं था, रेशमा जी गुस्से में कहती है। तभी वीरेंद्र जी और नेत्रा के दादा शमशेर जी, दादी पार्वती जी शोर की आवाज सुनकर अंदर आते हैं और वीरेंद्र जी तेज आवाज में कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ। उनकी आवाज सुनकर रेशमा जी उन्हें देखती है और कहती है, वीरेंद्र आप बताइए कल रात रघुवीर कहाँ था। ये सुनकर वीरेंद्र जी रेशम जी को गुस्से से घूर कर देखते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था इस बारे में कोई बात नहीं होगी। बात करनी पड़ रही है, इसलिए चुपचाप बताइए कि आप रघुवीर कल रात कहाँ था। हाँ भाई साहब, मैं भी जानना चाहती हूँ कि रघुवीर कल रात कहाँ था, नित्या जी वीरेंद्र जी को देखकर पूछती है। लेकिन हुआ क्या है नित्या, तुम ऐसे गुस्से में बात क्यों कर रही हो, शमशेर जी नित्या जी को देखकर कहते हैं। हाँ, बात तो पता चले क्या हुई है, पार्वती जी नित्या को देखकर कहती है। भाई साहब आप बताएंगे कि रघुवीर कल रात कहाँ था, नित्या जी उन दोनों के सवालों को इग्नोर कर गुस्से से वीरेंद्र जी को पूछती है। जी वो तो कल शादी के तुरंत बाद ही ऑस्ट्रेलिया चला गया, वीरेंद्र जी कहते हैं। क्या। नित्या जी की आवाज धीमी पड़ जाती है और वो यहाँ खड़ी थी वही घिर जाती है। वही जब नेत्रा ये सुनती है तो उसकी तो जैसे दुनिया ही खत्म हो जाती है। वो तुरंत रोते हुए कहती हैं, नहीं ये कैसे हो सकता है, रघुवीर जी तो कल रात यहाँ मेरे साथ थे। चुप, बिल्कुल चुप, पता नहीं अपने किस यार के साथ अपने जिस्म की आग बुझाई है तुमने पूरी रात और अब बचने के लिए मेरे बेटे का नाम लगा रही हो, रेशमा जी गुस्से में कहती है। नहीं नहीं आंटी जी, मैं सच बोल रही हूँ, कल रात रघुवीर जी ही थे यहाँ, मेरा यकीन कीजिए, नेत्रा रोते हुए कहती है। चुप कर, तुझे पता था कि मेरा बेटा तो तुझे मून लगाने वाला नहीं, और अगर उसने तुझे मून नहीं लगाया तो तेरे हाथ से तो ये सारी प्रॉपर्टी निकल जाएगी, इसलिए तूने ये घटिया चाल चली है ना। किसी और के साथ रात गुजार कर बोल रही हो कि कल रात तुम्हारे साथ मेरा बेटा था, रेशमा जी गुस्से से चिल्लाकर कहती है। रेशमा तुम अभी अपनी हद पार कर रही हो, हमारी नेत्रा ऐसी नहीं है, पार्वती जी गुस्से में रोते हुए नेत्रा जी को कहती है। हाँ, आपकी नेत्रा कैसी है उसका जीता जागता सबूत ही देख रही हूं मैं, रेशमा जी चिल्लाकर कहती है। तभी शमशेर जी वीरेंद्र जी को कहते हैं, वीरेंद्र देखो ना रेशमा क्या बोल रही है, तुम ही समझाओ इसे, तुम तो अच्छे से जानते हो कि मेरी नेत्रा गंगा की तरह पवित्र है। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन रेशमा झूठ नहीं बोल रही है। ये बात बिल्कुल सच है कि रघुवीर कल रात यहाँ नहीं था, वीरेंद्र जी कठोर आवाज में कहते हैं। ये सुनकर तो जैसे दादाजी के ऊपर आसमान ही टूट पड़ता है। वो तो अभी अपनी जगह पर मूर्ति की तरह खड़े थे। तभी रेशमा जी गुस्से में वीरेंद्र जी को कहती है, मुझे तो शुरू से ही इस लड़की के चाल चलन सही नहीं लगते थे, इसलिए मैं इसकी शादी अपने बेटे के साथ नहीं करना चाहती थी, लेकिन आपकी जिद की वजह से करवानी पड़ी। फिर बाकी सबको देखकर गुस्से में कहती हैं, और आप सब रखिए अपनी लाडली को अपने पास ही,
ऐसी बदचलन लड़की को कौन ही अपनाएगा, ऐसी लड़कियां किसी की पत्नी नहीं बनती, बनती है तो सिर्फ रखेल। इतना बोलकर वीरेंद्र जी का हाथ पकड़ लेती है और उन्हें वहां से अपने साथ लेकर चली जाती है। वही नेत्रा को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हुआ। उसे आज तक कभी भी अपने अंधे होने पर अफसोस नहीं हुआ, लेकिन आज हो रहा था। उसके अंधे होने की वजह से कोई उसका इतना बड़ा फायदा उठाकर चला गया और उसे पता भी नहीं है कि वो इंसान है कौन। तभी पार्वती जी नेत्रा के पास आती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है, जिस वजह से नेत्रा का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। तभी नितिया जी पार्वती जी के पास आती है और कहती है, आंटी आप ये क्या कर रही है, नेत्रा को क्यों मार रही है? तो क्या करूं, इसे मारूं नहीं तो क्या करूं? तुमने देखा नहीं इसकी वजह से हमें कितनी बातें सुननी पड़ी। इसके चाचा चाची सही कहते हैं, ये लड़की बहुत मनहूस है, यहाँ ये है वहां तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, पार्वती जी रोते हुए कहती है। वही ये सुनकर बाकी सब भी रोने लगती है। तभी किसी के गिरने की आवाज आती है, सभी उस ओर देखते हैं तो शमशेर जी नीचे गिरे हुए थे। ये देख रेशमा जी जोर से चिल्लाती है, अंकल, और उनके पास जाकर बैठ जाती है। तभी नेत्रा नितिया जी की आवाज सुनकर डर जाती है और सोना को रोते हुए कहती हैं, सोना सोना क्या हुआ दादाजी को? दादाजी ठीक तो है ना? सोना ये सुनकर रोने लगती है और कुछ नहीं कहती। वही शमशेर जी अभी गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं और रेशमा जी उनके सीने को प्रेस कर रही थी। साथ ही सोना को देखकर कहती हैं, सोना जाओ किसी को मदद के लिए बुलाओ, अंकल को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। जी माँ। सोना ने इतना ही कहा था कि तभी शमशेर जी गहरी सांस छोड़ते हैं और उनका बदन मूवमेंट करना बंद कर देता है। पार्वती जी ये देखकर सुन पड़ जाती है और उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़कर कहती हैं, जी क्या हो गया आपको, आप हिल क्यों नहीं रहे? तभी उनके हाथ से शमशेर जी का हाथ छूट जाता है और किसी बेजान चीज की तरह नीचे गिर जाता है। ये देख पार्वती जी नितिया जी को देखती है और कहती है, नितिया क्या हुआ है इन्हें? आंटी, आंटी जी अंकल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, नितिया जी रोते हुए कहती है। ये सुनकर पार्वती जी जोर जोर से रोने लगती है। क्या? दादाजी, दादाजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। नेत्रा अभी बुरी तरह से रो रही थी। ऐसे ही रोते हुए वो खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन खड़ी नहीं हो पाती। ये देख सोना उसकी खड़ी होने में मदद करती है और शमशेर जी के पास लेकर जाती है। नेत्रा उनके पास बैठती है और उन्हें छूने ही वाली होती है कि तभी पार्वती जी उसे जोर से धक्का मारती हैं, जिस वजह से वो दूर जाकर गिर जाती है। फिर रोते हुए उसे कहती है, तुम कातिल हो मेरे पति की। पहले तुम मेरे बहू और बेटे को खा गई और अब मेरे पति को भी। काश तुम पैदा होते ही मर जाती। ये सुनकर नेत्रा और रोने लगती है और अभी उसके कानों में एक जी बात गूंज रही थी, काश तुम पैदा होते ही मर जाती। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। 1 साल बाद। ये देख सोना उसकी खड़ी होने में मदद करती है और शमशेर जी के पास लेकर जाती है। नेत्रा उनके पास बैठती है और उन्हें छूने ही वाली होती है कि तभी पार्वती जी उसे जोर से धक्का मारती हैं, जिस वजह से वो दूर जाकर गिर जाती है। फिर रोते हुए उसे कहती है, तुम कातिल हो मेरे पति की। पहले तुम मेरे बहू और बेटे को खा गई और अब मेरे पति को भी। काश तुम पैदा होते ही मर जाती। ये सुनकर नेत्रा और रोने लगती है और अभी उसके कानों में एक जी बात गूंज रही थी, काश तुम पैदा होते ही मर जाती। अब आगे। एक तो कल रात जो कुछ भी हुआ उसके वजह से नेत्रा पहले से ही बहुत थकी हुई थी और अभी उसके उठते ही ये सब कुछ हो गया। उसने अपने दादाजी को खो दिया। नेत्रा सबसे ज्यादा प्यार अपने दादाजी को ही करती थी और उसके परिवार में कहने को तो बहुत लोग थे, लेकिन सिर्फ कहने को नेत्रा का परिवार तो उसके दादाजी ही थे और आज वो भी उसे छोड़कर जा चुके थे। और अभी पार्वती जी और बाकी सबकी बातों ने भी नेत्रा का दिल तोड़ दिया था। नेत्रा के दिमाग में सभी की बातें एक एक कर घूम रही थी। अभी नेत्रा का सिर भारी होने लगा था, जिस वजह से वो अपना सिर पकड़ लेती है, लेकिन अभी उसे अपने सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। इसलिए उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह का समय। अभी नेत्रा धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलती है। वो जैसे ही अपना हाथ हिलाती है तो उसे एहसास होता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़कर रखा हुआ है। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, नेतू तुम्हें होश आ गया, अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? ये कोई और नहीं नितिया जी थी, नेत्रा की मासी। मासी हम कहाँ है? नेत्रा अपनी मासी की बात का जवाब देने के बदले उनसे सवाल करती है, बेटा अभी हम हॉस्पिटल में है। कल तुम अचानक से बेहोश हो गई थी ना, इस वजह से मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। नितिया जी उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर नेत्रा को एक बार फिर सब कुछ दोबारा से याद आ जाता है, इसलिए वो रोने लगती है और रोते हुए कहती हैं, मासी मासी दादाजी। उसे ऐसे रोते देखकर नितिया जी उसे अपने गले से लगा लेती है और उसे शांत करते हुए कहती हैं, रोना बंद करो बेटा, जो अंकल के साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इवन तुम जिस सिचुएशन में हो उनकी वजह से ही हो। मासी ऐसा मत बोलिए, दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। नेत्रा रोते हुए कहती है।
अगर प्यार करते होते तो वो करने के लिए ना कहते जो उन्होंने तुम्हें करने के लिए कहा, मासी नेत्रा के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहती है। मासी मुझे दादी से मिलना है, वो अभी बहुत दुखी होंगी, नेत्रा रोते हुए अपनी दादी की चिंता करते हुए कहती है। नहीं तुम उनसे नहीं मिलोगी, उन्होंने मुझे कल ही बोल दिया था कि अब तुम कभी भी उनके सामने मत जाओ, क्योंकि उनके लिए अब तुम मर गई हो। ये बोलते समय नितिया जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। ये सुनकर नेत्रा और ज्यादा रोने लगती है। तभी दरवाजा खुलता है और सोना अंदर आती है। नेत्रा को ऐसे रोते देखकर उसकी आंखों से भी आंसू तेजी से बहने लगते हैं, लेकिन वो नेत्रा का मूड सही करने के लिए कहती हैं, अरे मेरी जान, तुम उठ गई, चलो अच्छा है, मैं अभी गर्मा गर्म मोमोज लेकर आई हूँ, चल मिलकर खाते हैं। नहीं, नेत्रा रोते हुए बस इतना ही कहती है। क्या नहीं, नेत्रा जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, इसलिए अभी पिछली बातें भूलकर एक नई शुरुआत करो। तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। कल तुम भी मेरे और मम्मा के साथ मुंबई चल रही हो, अब तुम हमारे साथ वही रहोगी। ठीक है, सोना उसके आंसू साफ करते हुए कहती है। ये सुनकर नेत्रा कुछ नहीं कहती, बस रोने लगती है। तो सोना उसे अपने गले से लगा लेती है और कहती है, बस मेरी जान, बहुत रो लिया तुमने और बहुत बुरा हो गया तुम्हारे साथ। अभी इससे बुरा तो क्या ही होगा, इससे आगे सब अच्छा होगा, मेरा दिल कहता है। हम अभी मेरी नेतू अपनी मासी के साथ मुंबई में रहेगी। इतना बोलकर नितिया जी उन दोनों को अपने गले से लगा लेती है। 1 साल बाद मुंबई, एक अपार्टमेंट। उठ जा मेरी माँ, एक तो तू खुद लेट होती है और साथ साथ मुझे भी लेट करवाती है। सोना उठ भी जा। ये कोई और नहीं नेत्रा ही थी जो सोना को नींद से उठा रही थी। जान बस 5 मिनट और, सोना नींद में ही कसमसाते हुए कहती है। देख अगर तू अभी नहीं उठी ना तो मैं मासी को तेरे नाइट आउट के बारे में बता दूंगी, नेत्रा गुस्से में कहती है। ये सुनकर सोना तुरंत उठकर बैठ जाती है और अलसाए आवाज में कहती है, उठ गई, अभी अपना मुंह खोलने की मेहरबानी मत करना। उसे ऐसे बोलते देख नेत्रा हल्का सा हंस देती है और कहती है, अच्छा किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, अब चल जाकर जल्दी से नहा ले। उसे ऐसे हंसते देखकर सोना को अलग सा ही सुकून मिलता है और वो खुद से कहती है, भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। तुम्हारी जिंदगी में अभी और कोई दुख ना आए मेरी जान, और अगर भगवान को कोई दुख देना ही है तो वो मुझे दे दे, लेकिन तुझे बस खुशियां ही दे। सोना तू गई बाथरूम में या नहीं, नेत्रा बेड पर इधर उधर हाथ चलाते हुए कहती है। अरे जा रही हूँ मेरी माँ, एक तो वैसे ही आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है और ऊपर से तू मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है, सोना बेमन से बेड से उठते हुए कहती है। मन नहीं है, पर क्यों, नेत्रा अपनी स्टिक को पकड़कर उसके पास जाते हुए कहती है। अरे यार आज हमारा प्रेसिडेंट अक्ष मित्तल यूएस से 1 साल बाद फिर वापस आ रहा है और तुझे मैं क्या ही बताऊं वो कितना खड़ूस है। हाँ हैंडसम है लेकिन बहुत ही रुड भी है, देखना आज उसके आते ही कई लोग अपनी जॉब से जाएंगे, सोना रोनी सी आवाज में कहती है। अरे कुछ नहीं होगा, तू कुछ ज्यादा सोच रही है, तू चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा। अच्छा अभी मैं बाहर जा रही हूँ, तू भी रेडी होकर बाहर आ जाना, ठीक है। इतना बोलकर नेत्रा रूम से बाहर निकल जाती है। वही सोना बाथरूम में घुस जाती है। नेत्रा अभी अपनी स्टिक को फोल्ड करके डाइनिंग टेबल पर रख देती है और स्टिक के बिना ही किचन की ओर बढ़ जाती है। नेत्रा घर में ज्यादातर बिना स्टिक के ही घूमती थी क्योंकि वो अपने घर की चप्पे चप्पे की वाकिफ थी। वो अभी किचन में जाकर अपनी मासी को कहती है, गुड मॉर्निंग मासी। उसकी मासी उसे देखकर मुस्कुरा देती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर कहती है, गुड मॉर्निंग बच्चा, तुम तो रोज की तरह समय पर रेडी हो गई। वो महारानी उठी कि नहीं? उठ गई है, रेडी ही हो रही है, नेत्रा अपनी मासी की बात पर जवाब देती है। अच्छा ठीक है, अभी जाओ और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं नाश्ता लगाती हूँ, नितिया जी उसे प्यार से कहती है। जी मासी। इतना बोलकर नेत्रा किचन से बाहर निकल जाती है और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। कुछ ही समय में नितिया जी वहां नाश्ता लगा देती हैं और अभी सोना भी दौड़ते हुए बाहर आती है और नितिया जी से गले मिलते हुए कहती हैं, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग, खुद तो लेट होती हो, साथ में नेतू को भी लेट करवाती हो, नितिया जी उसे डांटते हुए कहती है। अरे मम्मा कोई लेट नहीं हुई है, ये अभी इसके शो को टाइम है। वैसे भी मुंबई में सुबह तभी होती है जब नेत्रा की आवाज पूरी मुंबई में गूंजती है। कैसे बोलती हो नेत्रा, तुम एक बार बोलकर दिखाना, सोना नेत्रा को कहती है। जब शो शुरू होगा तब सुन लेना, नेत्रा नाश्ते करते हुए कहती है। अच्छा, कुछ ज्यादा नखरे नहीं बढ़ गए तुम्हारे, सोना नेत्रा को गुस्से में कहती है। हाँ बढ़ गए हैं, क्योंकि मेरी बहन मेरे नखरे उठाती जो है, नेत्रा सोना की तारीफ करते हुए कहती है। सोना नेत्रा से 3 साल बड़ी थी। सोना अभी 25 साल की थी, वही नेत्रा अभी 22 साल की थी। हाँ हाँ बहुत हो गई बटरिंग, अभी तेरा ब्रेकफास्ट हो गया हो तो चल चलते हैं, इतना बोलकर एक पराठा रोलकर पकड़ लेती है। हम चल, नेत्रा अपनी स्टिक और हैंडबैग पकड़ते हुए कहती है।
कुछ ही समय में सोना नेत्रा को उसके ऑफिस में ड्रॉप करती है और खुद आगे बढ़ जाती है और टाइम को देखकर कार का एफएम ऑन करती है तो बहुत ही प्यारी सी आवाज गूंजती है, गुड मॉर्निंग मुंबई। सभी बच्चों, बुढ़ों, अंकल ऑटनियो और नौजवानों को, मेरा मतलब है मेरी कला के सभी कदरदानों को प्यार भरा नमस्ते, हेलो, सत श्री अकाल और आदाब। मैं आपकी अपनी आरजे एंजल हाजिर हूँ ऑन टाइम। मुझे पता है सुबह की चाय की तरह आप लोगों को मेरी आवाज सुनने की आदत पड़ चुकी है, और सच कहूँ तो मुझे भी आपसे बातें करने की आदत सी पड़ चुकी है, तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आते हैं पॉइंट पर। तो आप सब लोग जल्दी से अपना फोन उठाइए और शुरू हो जाइए। जो भी आपके सवाल है, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मुझसे सवाल पूछने के लिए इस नंबर पर जल्दी से कॉल कीजिए। नंबर है 979729 #। उसकी आवाज सुनकर सोना अपनी कार में बैठी मुस्कुरा रही थी। वो कहती है, चलो ये तो शुरू हो गई, अभी मैं भी जल्दी से ऑफिस पहुंचूं, भगवान ही जाने आज ऑफिस में क्या होगा। वही एयरपोर्ट पर एक लड़का जिनसे अभी 3 पीस ब्लैक सूट पहना हुआ था, वो बहुत हैंडसम था। उसकी आगे यही कुछ 29 लग रही थी। उसकी आंखें गहरी काली जो गरूर से भरी हुई थी, परफेक्ट बॉडी और जॉलाइन, और चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी जो उसे बहुत हैंडसम बना रही थी। वो अभी अपने प्राइवेट जेट से उतरता है और सीधा जाकर अपनी कार में बैठ जाता है, और ड्राइवर को देखकर कहता है, ऑफिस चलो। तभी उसका पीए जो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था वो कहता है, सर आप घर नहीं जा रहे? वो संजना मैम का कॉल आया था, मुझे आपके बारे में पूछ रही थी। दीदी से मैं बात कर लूंगा, मुझे अभी ऑफिस जाना है तो चुपचाप वही चलो, वो लड़का गुस्से से भरी हुई आवाज में कहता है। ओके सर, उसका पीए जवाब देता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। क्यों नहीं भूल पा रहा मैं तुम्हें। तभी उसका पीए जो ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था वो कहता है, सर आप घर नहीं जा रहे? वो संजना मैम का कॉल आया था, मुझे आपके बारे में पूछ रही थी। दीदी से मैं बात कर लूंगा, मुझे अभी ऑफिस जाना है तो चुपचाप वही चलो, वो लड़का गुस्से से भरी हुई आवाज में कहता है। ओके सर, उसका पीए जवाब देता है। अब आगे, अभी कार उसके ऑफिस की तरफ दौड़ने लगती है। कुछ ही समय में ये कार एक आसमान को छूती हुई बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। इस बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा गया था, स्पाइरॉक। ये कंपनी का नाम था जिसका मतलब था लक्ष्य। ये कंपनी अक्ष की लाइफ का सबसे बड़ा लक्ष्य था, इसलिए उसने इस कंपनी का नाम स्पाइरॉक रखा था। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसे अक्ष ने अपनी मेहनत से खड़ा किया था। ये उसे उसकी विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि ये उसकी खुद की मेहनत थी। इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत से लोगों ने उसकी मदद की थी, और अक्ष की जिंदगी में आज भी उन लोगों की एक खास जगह है। अक्ष एक नज़र अपनी कंपनी को देखता है और फिर उसके अंदर एंटर करता है। उसके एंटर करते ही पूरी कंपनी में हलचल शुरू हो जाती है। सब लोगों को पता चल चुका था कि उनके प्रेसिडेंट आ चुके हैं। सभी लोग उसके आते ही खड़े हो जाते हैं। अक्ष उन सब की ओर बस एक नज़र देखता है और फिर सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ जाता है। अभी लिफ्ट सीधा टॉप फ्लोर पर जाकर रुकती है तो अक्ष सीधा अपने कैबिन में चला जाता है। अक्ष अपनी चेयर पर बैठते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, राहुल मुझे सारे प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट चाहिए, वो भी सिर्फ आधे घंटे में। ये सुनकर राहुल उसका पीए कहता है, ओके सर। इतना बोलकर कैबिन से बाहर निकल जाता है। अक्ष अभी अपने कैबिन में चेयर से टेक लगाकर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके रूम का डोर खुलता है और एक आवाज आती है, आखिर तू आ ही गया मेरा खून पीने। ये आवाज सुनकर अक्ष अपनी आंखें खोलता है और एक छोटी सी स्माइल के साथ खड़ा होकर उस इंसान की ओर बढ़ जाता है और उसे गले मिलते हुए कहता है, विशाल कैसा है तू? अरे मेरे भाई, अभी तुझे देख लिया है तो बहुत अच्छा हो गया हूँ। जब मुझे पता चला कि तू आ गया है तो अपनी मीटिंग छोड़कर तुझसे मिलने आया हूँ, क्योंकि जनाब का कोई भरोसा नहीं है कब फिर से गायब हो जाए। विशाल अक्ष के गले लगे हुए ही कहता है। विशाल अक्ष का बचपन का दोस्त, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जब अक्ष को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मदद की जरूरत थी तो तब विशाल के डैड ने उसकी बहुत मदद की थी। ये सुनकर अक्ष उससे दूर होता है और कहता है, अंकल आंटी का क्या हाल है? वो बिल्कुल अच्छे हैं, वो लोग भी तुझसे मिलना चाहते हैं। विशाल अक्ष के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अच्छा, उनसे बोल देना मैं जल्द उनसे मिलने आऊंगा, अक्ष जवाब देता है। अच्छा दीदी से मिला? विशाल चेयर पर बैठते हुए कहता है। नहीं, शाम को मिलूंगा, अक्ष अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है। क्या तू दीदी से मिले बिना ही यहाँ आ गया? तू आज पक्का पीटेगा बेटा, विशाल उसे देखते हुए कहता है। ये सुनकर अक्ष कुछ नहीं कहता, बस मुस्कुरा देता है। तभी विशाल उसे कहता है, चल फिर रात को कुछ प्लान करते हैं, तेरे आने की खुशी है। अच्छा ठीक है, रात को तू घर आ जाना। और अक्ष ने अभी इतना ही बोला था कि विशाल उसकी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है, अंश को भी बोल दूंगा आने के लिए। हम अक्ष बस इतना ही जवाब देता है। तभी रूम का डोर नॉक होता है तो अक्ष कहता है, कम इन।
तभी अंदर एक लड़की एंटर करती है और अक्ष के सामने एक फाइल रखते हुए कहती है, सर ये डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की सारे प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट। ये सुनकर अक्ष हाँ में सिर हिला देता है और सामने लड़की को देखकर फाइल देखने लगता है। वही विशाल उस लड़की को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। वो उसे देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं देखा है। वही वो लड़की विशाल को देखकर पूरी घबराई हुई थी, लेकिन वो इस बात को अपने चेहरे पर शो नहीं होने दे रही थी। तभी उसे अक्ष की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी सख्त आवाज में कहता है, आप डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की हेड है ना? ये सर। वो लड़की जवाब देती है, तो आप मुझे बताएगी कि आपने सभी प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन इतनी लेट क्यों सेट कर रखी है? ये बोलते समय अक्ष की आवाज सर्द हो चुकी थी। वो सर, इन प्रोजेक्ट्स को इतना ही टाइम लगेगा। मैंने बिल्कुल सही डेडलाइन सेट की है। वो लड़की अपनी सफाई देती है। अच्छा मिस। इतना बोलकर उसे देखने लगता है तो वो लड़की कहती है, सोना त्रिवेदी? जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि सोना ही थी। हाँ तो मिस त्रिवेदी, इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो विद इन मंथ्स कंप्लीट हो सकते हैं। मैंने उन पर मार्क कर दिया है। मुझे वो प्रोजेक्ट्स विद इन मंथ कंप्लीट चाहिए, फिर चाहे उसके लिए आपको ओवरटाइम ही क्यों ना करना पड़े। अक्ष फाइल सोना को तरफ बढ़ाते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है। ये सुनकर सोना का दिल कर रहा था वो वही फाइल उसके सिर पर मार मारकर उसका सिर फोड़ दे, लेकिन वो अपने जज्बातों पर काबू करते हुए फाइल को अपने हाथ में पकड़ती है और चेहरे पर मुस्कान चिपकाते हुए कहती है, ओके सर, हम कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, विद इन मंथ ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करो, नहीं तो अपने लिए दूसरी जॉब देख लेना। नाउ यू कैन गो, अक्ष उसे अपनी सख्त आवाज में कहता है। ये सुनकर सोना अपने चेहरे पर मुस्कान चिपकाते हुए मन में कहती है, जलाद कहीं के, अभी मेरा मन कर रहा तुझे यहां से नीचे फेंक दूं। यह घटिया इंसान, अगर मुझे कोस लिया हो आप अब जा सकती है, अक्ष सोना को देखकर सर्द आवाज में कहता है। ये सुनकर सोना सकपका जाती है और अपनी फाइल पकड़कर तुरंत वहां से भाग जाती है। वही करिश्मा की कंपनी में करिश्मा अभी अपनी स्टिक की मदद से सामने की ओर जा रही थी कि तभी कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उस हाथ के स्पर्श को महसूस करते हुए करिश्मा मुस्कुरा देती है और कहती है, कहाँ थे निखिल तुम सुबह से? उसे खुद को पहचानते देख निखिल मुस्कुरा देता है और कहता है, अरे स्वीटहार्ट, एक इंटरव्यू लेने में बिजी था, अभी फ्री हुआ हूं। ये है निखिल, नेत्रा का काफी अच्छा दोस्त। निखिल नेत्रा को मन ही मन पसंद करता है, लेकिन वो उसे बोल नहीं पाता। निखिल नेत्रा के साथ हुए हादसे के बारे में जानता है और उसे नेत्रा के लिए बहुत बुरा भी लगता है। उसे पता है कि नेत्रा ने अपनी लाइफ में बहुत दुख देखे हैं, इसलिए वो उससे शादी करना चाहता है और उसे हमेशा खुश रखना चाहता है। लेकिन नेत्रा उसे सिर्फ अपना एक दोस्त ही मानती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा चलो कुछ खाते हैं, मुझे अभी बहुत भूख लगी है, नेत्रा अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए कहती है। ये देख निखिल मुस्कुरा देता है और कहता है, अच्छा चलो, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, हम जल्दी चलो। इतना बोलकर नेत्रा उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है। ये देख निखिल के चेहरे की स्माइल और भी गहरी हो जाती है और वो घिरे से कहता है, काश तुम मेरा हाथ जिंदगी भर के लिए ऐसे ही थाम लो। क्या कहा तुमने? करिश्मा सामने देखते हुए कहती है। नहीं कुछ नहीं, तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, निखिल उसे एक चेयर पर बैठते हुए कहता है। ये सुनकर नेत्रा हाँ में सिर हिला देती है और अपनी स्टिक को फोल्ड कर टेबल पर रख देती है। तभी उसका फोन रिंग करता है तो वो अपनी पॉकेट से फोन निकालती है और उसे पिक कर लेती है और प्यारी सी आवाज में कहती है, हेलो। हेलो जान, आज शाम मुझे आने में लेट हो जाएगा तो तुम निखिल के साथ चली जाना। ये कॉल सोना का था। सोना दुखी सी आवाज में ये कहती है, लेकिन सोना आज शाम को तो हमें शॉपिंग करने जाना था, भूल गई, 2 दिन बाद दिव्या की शादी है, नेत्रा उसे जवाब देती है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। अच्छा तो ठीक है, तो एक काम करना, तू निखिल के साथ यहाँ ऑफिस आ जाना, फिर हम यहाँ से ही शॉपिंग करने के लिए चली जाएंगी, वैसे भी मॉल यहाँ से नजदीक है, सोना जवाब देती है। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी, नेत्रा जवाब देती है और कॉल कट कर देती है। तभी निखिल वहां पर खाना लेकर आ जाता है। उसके आते ही नेत्रा कहती है, निखिल क्या तुम मुझे सोना के ऑफिस ड्रॉप कर दोगे? वो क्या है ना, हमें शॉपिंग करने जाना है और उसे जरूरी काम है, इसलिए वो मुझे लेने नहीं आ पाएगी। अरे डोंट वरी स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें उसके ऑफिस ड्रॉप कर दूंगा, निखिल प्यार से नेत्रा को कहता है। ये सुनकर नेत्रा मुस्कुरा देती है और कहती है, थैंक यू। दोस्ती का रूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू, निखिल शाहरुख की मिमिक करते हुए कहता है। वह हो रहने दो सस्ते शाहरुख खान, इतना बोलकर हंसने लगती है। उसे हंसते देख निखिल भी हंस देता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। स्पाइरोक में अक्ष अभी अपने मोबाइल में कुछ ढूंढ रहा था कि तभी उसके सामने एक फोल्डर आ जाता है। ना चाहते हुए भी उसके हाथ उस फोल्डर की ओर बढ़ जाते हैं और वो उस फोल्डर को ओपन करता है तो ये कुछ पिक्चर्स थी। उन पिक्चर्स को देखकर अक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उन पिक्चर्स को छूते हुए कहता है, क्यों नहीं भूल पा रहा मैं तुम्हें। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5।
अक्ष और नेत्रा की मुलाकात। अक्ष अभी अपने मोबाइल में कुछ ढूंढ रहा था कि तभी उसके सामने एक फोल्डर आ जाता है। ना चाहते हुए भी उसके हाथ उस फोल्डर की ओर बढ़ जाते हैं और वो उस फोल्डर को ओपन करता है तो ये कुछ पिक्चर्स थी। उन पिक्चर्स को देखकर अक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उन पिक्चर्स को छूते हुए कहता है, क्यों नहीं भूल पा रहा मैं तुम्हें। अब आगे। इतना बोलकर अक्ष उस पिक्चर को छूने लगता है और फिर उस पिक्चर को कुछ सोचकर किस कर देता है और उसके बाद अपने सीने से लगाते हुए कहता है, अगर तुम वो ना होती तो आज अक्ष मित्तल के सीने से लगी होती। इतना बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ याद करने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगता है और शाम हो जाती है। अभी निखिल और नेत्रा दोनों ही स्पाइरॉक के बाहर खड़े थे। ये सोना अब तक आई क्यों नहीं? कितने समय से हम यहाँ खड़े हैं, तुम्हें आंटी के साथ डिनर पर भी जाना है। तुम्हें भी लेट हो रहा होगा, नेत्रा उदास सी शक्ल बनाकर कहती है। ये सुनकर निखिल नेत्रा को कहता है, रिलैक्स स्वीट हार्ट, मुझे कोई लेट नहीं हो रहा है, रुको मैं सोना को कॉल करता हूँ। इतना बोलकर वो सोना को कॉल कर देता है। 2 रिंग के बाद सोना कॉल पिक करती है और कहती है, हेलो निखिल। ही सोना, वो मैं और स्वीट हार्ट अभी तुम्हारे ऑफिस के बाहर ही खड़े हैं, तुम कब तक नीचे आओगी? निखिल सोना से पूछता है। सोना कुछ सोचकर निखिल की बात का जवाब देती है, निखिल मुझे अभी थोड़ा समय लगेगा, मैं एक काम करती हूँ, जान को यहाँ अपने कैबिन में ले आती हूँ, फिर हम यहाँ से ही निकल जाएंगी। ये ठीक रहेगा, तुम आ जाओ। निखिल इतना बोलकर कॉल कट कर देता है। क्या कहा उसने? नेत्रा निखिल से पूछती है। वो उसे थोड़ा समय और लगेगा लेकिन वो तुम्हें अपने कैबिन में ले जाने के लिए लेने आ रही है, निखिल जवाब देता है। अच्छा ठीक है, नेत्रा बेमन से क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहती है। उसे ऐसे देखकर निखिल कहता है, क्या हुआ स्वीट हार्ट? मैं वहां बोर हो जाऊंगी निखिल, नेत्रा अपना पप्पी फेस बनाते हुए कहती है। उसे ऐसे देखकर निखिल को उस पर टूटकर प्यार आ रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, नहीं होगी बोर। वो कैसे? नेत्रा सामने देखते हुए कहती है। वो तुम्हें पता चल जाएगा, निखिल उसे प्यार से देखते हुए कहता है। मतलब? नेत्रा कंफ्यूज लुक के साथ उसे कहती है। तभी सोना वहां आ जाती है। वो आते ही नेत्रा के गले लग जाती है और कहती है, सॉरी जान, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ वेट करना पड़ेगा, लेकिन बस कुछ समय की ही बात है, फिर हम चलते हैं शॉपिंग करने। अच्छा ठीक है, नेत्रा अपना छोटा सा चेहरा बनाकर कहती है। जान अभी ऐसे उदास मत हो, बस 20 मिनट, उसके बाद हम चलते हैं। इतना बोलकर सोना उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो। बाय निखिल, नेत्रा सामने देखते हुए कहती है। बाय स्वीट हार्ट, निखिल उसे प्यार से देखते हुए कहता है। तभी सोना उसे ले जाने लगती है और उसे देखकर कहती है, जान तुम्हारी स्टिक कहाँ है? वो ऑफिस में छूट गई, नेत्रा दुखी सी आवाज में कहती है। तो बच्चा इसमें इतना दुखी क्यों हो रही हो, कल ऑफिस से वापस ले लेना, सोना उसे प्यार से कहती है। हमें यहाँ और कितना समय लगेगा? नेत्रा सोना को पूछती है। बस थोड़ा सा ही समय लगेगा, सोना उसे प्यार से कहती है। अभी दोनों लिफ्ट में एंटर करती है। कुछ ही समय में लिफ्ट 14th फ्लोर पर थी। वो दोनों लिफ्ट से बाहर निकलती है, तभी कोई सोना को आवाज लगाता है, मैम एक मिनट ये डिजाइन देखिए जरा। हाँ देखती हूँ, इतना बोलकर सोना नेत्रा को देखकर कहती है, जान 2 मिनट यही रुको, मैं अभी आती हूँ। नहीं तुम मुझे अपने केबिन का रास्ता बता दो, मैं चली जाऊंगी, नेत्रा सोना की बात पर कहती है। अच्छा ठीक है, यहाँ से स्ट्रेट जाओ, कॉर्नर में जो कैबिन है ना वो मेरा है, सोना नेत्रा को डायरेक्शन बता देती है। अच्छा ठीक है, जल्दी आना, नेत्रा सामने देखते हुए सोना को कहती है। हाँ जान अभी आई, तुम चली जाओगी ना? सोना नेत्रा को पूछती है। हाँ हाँ, इतना बोलकर सामने की ओर बढ़ जाती है। वही सोना अपने काम में लग जाती है। नेत्रा सामने की ओर बढ़ रही थी, वो आगे बढ़ते हुए खुद को कहती है, क्या यार, मुझे भी आज ही स्टिक ऑफिस भूल कर आनी थी। नेत्रा अभी घिरे घिरे आगे की बढ़ रही थी कि तभी वो अचानक से किसी से टकरा जाती है और सामने वाले इंसान के हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। वही नेत्रा ये महसूस करते ही मासूम सी आवाज में कहती है, सॉरी सॉरी, वो गलती से आपसे टकरा गई। वही वो इंसान जिससे नेत्रा टकराई थी, वो तो नेत्रा को एकटक देखे ही जा रहा था, खासकर उसकी ब्लूइश ग्रीन आइज को। उसके चेहरे पर अभी हैरानी के एक्सप्रेशन थे। वही सामने से कोई आवाज ना सुनकर नेत्रा एक बार फिर सफाई देते हुए कहती है, सॉरी वो मैं कैबिन में जा रही थी और आपसे टकरा गई। वही सामने वाला आदमी तो बस उसे घूरे जा रहा था और अच्छे से स्कैन कर रहा था। तभी वहां एक आदमी और आता है और फोन उठाकर उस आदमी को देते हुए कहता है, सर आपका फोन कैसे नीचे गिर गया? ये कोई और नहीं अक्ष था जो नेत्रा से टकरा गया था और अभी उसे घूर रहा था। ये सुनकर नेत्रा कहती है, ओह सॉरी मेरी वजह से ये हुआ, अगर आपके फोन का कोई नुकसान हुआ है तो आप बता दीजिए, मैं पे कर दूंगी। किस डिपार्टमेंट में काम करती हो तुम? फाइनली अक्ष अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उसे पूछता है।
जी मैं यहाँ काम नहीं करती, मैं तो यहाँ। नेत्रा ने इतना ही बोला था कि पीछे से सोना की आवाज आती है, जान क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो सोना, मैं इनसे टकरा गई और इनका फोन नीचे गिर गया। नेत्रा सामने की ओर देखकर कहती है, और अक्ष को लग रहा था कि वो उसे देख रही है। ये सुनकर सोना मन में नेत्रा को डांटते हुए कहती है, और जान, तुम्हें भी टकराने के लिए ये राक्षस ही मिला था। फिर अक्ष को देखकर कहती है, सॉरी सर, मेरी बहन गलती से आपसे टकरा गई, उसकी ओर से मैं माफी मांगती हूँ। मेरी बहन। ये दो शब्द सुनकर अक्ष सोना को घूरने लगता है और कहता है, ये लड़की तुम्हारी बहन है? ये सुनकर सोना अक्ष को अजीब नजरों से देखती है और कहती है, जी हाँ, ये मेरी बहन है नेत्रा, यहाँ मुझे ही मिलने आई है। ये सुनकर अक्ष गुस्से से नेत्रा को देखते हुए कहता है, ये कोई पार्क नहीं है यहाँ पर तुम दोनों बहनें एक दूसरे से मिल रही हो। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर एक दूसरे से मिलना है तो बाहर मिलो। अक्ष की गुस्से से भरी आवाज सुनकर नेत्रा सहम जाती है और सोना का हाथ पकड़ लेती है। नेत्रा को ऐसे घबराई और डरी हुई देखकर सोना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो अक्ष को देखती है और उसे मन ही मन हजार गालियां देती है और फिर उसे देखकर कहती है, सॉरी सर, लेकिन वो बस मुझे लेने आई थी, वो भी मेरे बोलने पर। बट ओके फाइन, आई नो मेरी गलती है, सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर अक्ष एक नजर सोना को देखता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारी वजह से मेरा बहुत टाइम खराब हुआ है, इसलिए तुम्हारी इस महीने की सैलरी कट। ये सुनकर सोना हैरानी से उसे देखने लगती है लेकिन कुछ नहीं कहती। वही अक्ष अब गुस्से से नेत्रा को घूरकर देखता है और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही सोना गालियों की बारिश कर देती है, कुत्ते, कमीने, पत्थर दिल इंसान, सो खड़ूस लोग मरे होंगे तो ये पैदा हुआ होगा। मेरी एक महीने की सैलरी काट ली, या मेरा श्राप है तुझे, तेरी टांग टूट जाए, मेरी सैलरी जो तूने खाई है ना, वो पैसे तेरी टांग की मुरम्मत में यूज हो। वो ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसे नेत्रा की सिसकियां सुनाई देती हैं। ये सुन सोना घूम कर नेत्रा को देखती है तो वो अभी रो रही थी। उसे ऐसे रोते देखकर सोना को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो नेत्रा के अपने गले से लगा लेती है और उसके बाल सहलाते हुए कहती हैं, जान तुम क्यों रो रही हो, ये आदमी तो है ही खड़ूस। और रही बात मेरी सैलरी की, तो एक महीने की सैलरी कट होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए रोना बंद करो। इतना बोलकर उसके आंसू साफ कर देती है। नेत्रा उसे रोते हुए कहती है, सॉरी सोना, मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ी और सैलरी भी कट हो गई। दादी ने सच ही बोला था, मैं सच में मनहूस हूँ, जिसकी भी लाइफ में होती हूँ उसे ट्रबल में डाल देती हूँ। नेत्रा क्या बकवास कर रही हो, इतनी बड़ी बात भी नहीं हुई है जो तुम ये बोल रही हो, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अपनी दादी की बकवास बातों को भूल जाओ, सोना नेत्रा को डांटते हुए कहती है। उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर नेत्रा और रोने लगती है। उसे रोते देख सोना उसे अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, बच्चा चुप कर जाओ। और सॉरी, मैंने मेरी जान पर गुस्सा किया, लेकिन जान ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम तो मेरी लाइफ की लक्की चार्म हो। आगे से अपने लिए वो वर्ड यूज किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? ये सुनकर नेत्रा अपने आंसू साफ करती है, सुबकते हुए हाँ में सिर हिला देती है। अच्छा चलो कैबिन में चलते हैं, मैं जल्दी से काम खत्म करती हूँ, फिर हम यहाँ से चलते हैं। सोना नेत्रा का हाथ पकड़कर उसे कैबिन में ले जाते हुए कहती है। वही अक्ष के कैबिन में। अक्ष ने अपने कैबिन को पूरा तहस नहस कर दिया था। वो चीजों को उठा उठा के इधर उधर पटक रहा था। वो अभी कांच के टेबल पर जोर से मुक्का मारता है, जिस वजह से वो टेबल टूटकर इधर उधर बिखर जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। वो गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, हाउ 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 कैन यू डू दिस? मैं यहाँ तुम्हें हर रोज याद करता हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मुझे पहचानती ही ना हो। क्या तुम मुझे भूल गई हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अक्ष मित्तल की कोई एक झलक देख ले तो वो मुझे भूल पाता, तो तुमने तो मेरे साथ। इतना बोलकर चुप कर जाता है और फिर कहता है, इसका मतलब तुम जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रही हो। मुझे इग्नोर करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। अभी देखना मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। मैं भी देखता हूँ कब तक इग्नोर करोगी मुझे। वही सोना के कैबिन में। सोना अभी अपना काम कर रही थी और नेत्रा साइड में सोफे पर बैठी हुई थी। उसके कानों में अभी भी अक्ष की सख्त आवाज गूंज रही थी, जिसे याद करते हुए उसकी आंखों से ना चाहते हुए भी आंसू बह रहे थे। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन रिंग करता है। वो अपने आंसू साफ करती है और गहरी सांस लेकर कॉल पिक करती है और कहती है, हेलो हेलो स्वीट हार्ट, अभी जब तक तुम सोना के ऑफिस में हो तब तक मुझसे बात कर लो, तुम बोर नहीं होगी। निखिल उसे प्यार से कहता है। निखिल अभी ड्राइव कर रहा था और ब्लूटूथ के जरिए नेत्रा से बात कर रहा था। निखिल की आवाज सुनकर पता नहीं नेत्रा को क्या हो जाता है, वो रो पड़ती है और रोते हुए कहती है, निखिल। उसकी ऐसी रोनी आवाज सुनकर निखिल भी घबरा जाता है और कार को साइड करके रोक देता है और कहता है, स्वीट हार्ट क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ये सुनकर नेत्रा रोते हुए कहती है, निखिल वो में मेरी वजह से सोना को डांट पा पड़ी और उसकी सैलरी भी कट हो गई।
क्या ये सब कैसे हुआ? तुम मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है, निखिल घबराते हुए कहता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। अक्ष की बहन। निखिल की आवाज सुनकर पता नहीं नेत्रा को क्या हो जाता है, वो रो पड़ती है और रोते हुए कहती है, निखिल। उसकी ऐसी रोनी आवाज सुनकर निखिल भी घबरा जाता है और कार को साइड करके रोक देता है और कहता है, स्वीट हार्ट क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये सुनकर नेत्रा रोते हुए कहती है, निखिल वो में मेरी वजह से सोना को डांट पा पड़ी और उसकी सैलरी भी कट हो गई। क्या ये सब कैसे हुआ? तुम मुझे साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है, निखिल घबराते हुए कहता है। अब आगे फिर नेत्रा उसे रोते रोते सब कुछ बता देती है। उसका इस तरह से रोना निखिल से बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो कहता है, स्वीट हार्ट तुम रोना बंद करो, पहले तो एक काम करो, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, तुम बाहर आ जाओ। नहीं निखिल रहने दो, बस सोना का काम होने ही वाला है, तो उसका काम होते ही हम निकल जाएंगे यहां से, नेत्रा रोते हुए कहती है। तभी सोना उसके पास आती है और उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहती है, जान बस कर जाओ बच्चा, चुप करो, अभी इतना क्यों रो रही हो? उस सड़े हुए करेले की बातों को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। तो नेत्रा रोते हुए हाँ में सिर हिला देती है। तभी उसके केबिन का डोर एक बार फिर ओपन होता है। डोर ओपन होने की आवाज सुनकर सोना उस ओर देखती है तो सामने राहुल खड़ा हुआ था। राहुल को ऐसे अपने सामने देखकर सोना कहती है, यस मिस्टर राहुल, आप यहाँ? जी मिस सोना, बॉस ने आपसे मेहता कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट की डिटेल्स आज ही सबमिट करने के लिए बोला है। ये सुनकर सोना हैरान हो जाती है और कहती है, क्या? जी हाँ, तो अगले 1 घंटे में बॉस को सारी रिपोर्ट दे दीजिएगा। इतना बोलकर राहुल वहां से निकल जाता है। तभी सोना उसे कोसते हुए कहती है, जलाद कहीं का, दिल तो कर रहा है कि अभी इसका मर्डर कर दूं, लेकिन क्या करूं, अगर मैं ऐसा करूंगी तो फालतू में मुझे ही जेल हो जाएगी। छोड़ो। इतना बोलकर नेत्रा को देखती है जो अभी भी सुबक रही थी। सोना अच्छे से जानती थी कि नेत्रा से गुस्सा हैंडल नहीं होता है, अगर कोई भी उससे गुस्से में बात करता था तो वो बहुत बुरी तरह डर जाती थी। इसलिए उससे कोई भी गुस्से में तो क्या ऊंची आवाज में भी बात नहीं करता था, और वैसे भी नेत्रा इतनी मासूम थी कि कोई उस पर गुस्सा कैसे ही कर सकता था। अभी सोना को नेत्रा को इतना दुखी देखकर बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो उसे कहती है, नेत्रा एक काम करो, तुम अभी घर जाओ, मैं निखिल को कॉल कर देती हूँ। निखिल कॉल पर ही है, नेत्रा सुबकते हुए कहती है। अच्छा, तो लाओ मैं उससे बात करती हूँ। इतना बोलकर नेत्रा से उसका फोन ले लेती है और कान पर लगाकर कहती है, हेलो निखिल, मैं आ रहा हूँ सोना, तुम स्वीटहार्ट को लेकर नीचे आ जाओ। निखिल सोना के कुछ बोलने से पहले ही बोल देता है। उसकी बात पर सोना कहती है, हम मैं आती हूँ। इतना बोलकर नेत्रा का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर ले जाने लगती है। वही अक्ष अभी अपने कैबिन में बैठा हुआ सामने लैपटॉप पर सोना और नेत्रा को देख रहा था। नेत्रा को देखकर उसकी आंखें लगातार गुस्से से लाल होती जा रही थी। अभी सोना नेत्रा को लेकर लिफ्ट में घुस जाती है तो अक्ष लिफ्ट का कैमरा ऑन करता है और उन दोनों को देखने लगता है। अभी सोना उसे बाहर पार्किंग एरिया में ले जाती है तो देखती है कि निखिल पहले से वहां खड़ा हुआ था। निखिल नेत्रा के पास आता है और उसके चेहरे को देखता है जो अभी रो रोकर लाल पड़ चुका था। निखिल को उसे ऐसे देखकर बहुत बुरा लगता है तो वो उसे आगे बढ़कर अपने गले से लगा लेता है और कहता है, स्वीटहार्ट ऐसे रोते नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। सोना निखिल को देखकर मुस्कुरा देती है और फिर कहती है, अभी तुम ही समझाओ इसे, इससे पहले कि इसके रोने की वजह से मुंबई में बाढ़ आ जाए। ये सुनकर नेत्रा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो निखिल से दूर हो जाती है। अभी सोना और निखिल दोनों उसे मुस्कुराते देखकर खुश हो जाते हैं। शुक्र है मेरी जान ने मुस्कुरा दिया, अभी मेरी जान में जान आई, अभी मैं अपने उसे खड़ूस बॉस को आराम से हैंडल कर लूंगी। इतना बोलकर वो नेत्रा के माथे पर किस करती है और उसे मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, मुझे आने में लेट हो जाएगा, मम्मी को बता देना और तुम दोनों मेरी चिंता मत करना, मैं आ जाऊंगी। ओके हम नेत्रा बस इतना बोलती है। फिर निखिल उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ ले जाता है। उसे अच्छे से कार में बिठा देता है और फिर उसके पास जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही सोना भी अंदर की ओर बढ़ जाती है। वही अक्ष ने ये सब पार्किंग के सीसीटीवी के जरिए देख लिया था। उसे निखिल का नेत्रा को गले लगाना और उसके इतना करीब होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा अभी गुस्से से काला पड़ चुका था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आता है तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। अंदर सारा सामान तहस नहस हो रखा था। उसे एहसास हो गया था कि वो गलत समय पर अंदर आ चुका है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय पछताने के। वो घिरे से अंदर आता है और अक्ष को देखते हुए डरी सी आवाज में कहता है, सर मैम बार बार कॉल कर रही है और आपके बारे में ही पूछ रही। ये सुनकर अक्ष गहरी सांस लेता है और मैग्नेटिक आवाज में कहता है, हम कार निकलो।
जी सर, राहुल जवाब देता है तो अक्ष अपनी जगह से उठ जाता है और बाहर की ओर बढ़ जाता है। राहुल ड्राइवर को कॉल कर कार निकालने के लिए बोल देता है और अक्ष के पीछे पीछे बढ़ जाता है। कुछ समय में अक्ष अभी अपनी कार में था। अक्ष कार में बैठकर अपनी सर्द आवाज में राहुल को देखते हुए कहता है, आज डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर के साथ जो लड़की थी नेत्रा, उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। ये सुनकर राहुल हैरान हो जाता है और खुद से मन में कहता है, आज तक बॉस बहुत सी लड़कियों के करीब गए हैं, उनके साथ रातें भी बिताई है, लेकिन किसी की डिटेल निकालने के लिए नहीं बोला, तो इस लड़की के बारे में पता करने के लिए क्यों बोल रहे हैं। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे एक बार फिर अक्ष की आवाज सुनाई देती है, सुना तुमने या नहीं? जी सर, कल सुबह तक आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, राहुल जवाब देता है। अक्ष बस इतना जवाब देता है। कुछ ही समय में कार एक बड़े से मेंशन के बाहर जाकर रुकती है जो बेहद खूबसूरत था। लेकिन ये मेंशन अक्ष का नहीं था, ये उसकी बहन का था। उसकी बहन उससे 13 साल बड़ी थी। उसका नाम संजना था, संजना अग्निहोत्री। उसकी शादी के बाद उसका सरनेम बदल गया था। उसकी शादी भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ हुई थी। अक्ष की जिंदगी में उसकी बहन के अलावा कोई नहीं था। उसकी बहन उसका सब कुछ थी। लेकिन अगर वो अपनी बहन से भी ज्यादा किसी से प्यार करता था तो वो था अहम। अहम संजना का बेटा है। संजना के 3 बच्चे हैं, अहम, जीवा और अजय। अहम और जीवा दोनों जुड़वा है और अजय उन दोनों से 10 साल छोटा है। अहम हमेशा अक्ष के साथ ही रहता है। जब अक्ष अमेरिका गया था तो वो भी उसके साथ ही चला गया था। वो अक्ष को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता है। अहम कुछ दिन पहले ही संजना के बोलने पर वापस आ गया था। अहम की एज 22 साल की है। वो अक्ष से 8 साल छोटा है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि संजना की शादी तभी हो गई थी जब वो 19 साल की थी। उसके दादाजी ने उसकी शादी अपने करीबी दोस्त के बेटे से कर दी थी। अक्ष के पास फैमिली के नाम पर संजना और अहम ही थे। अक्ष जीवा और अजय की भी केयर करता था, लेकिन उसके लिए जो अहम था वो वही था। वो उसे कभी दुखी नहीं देख सकता था, उसके लिए तो वो जान भी दे सकता था। अहम उसके लिए उसके बच्चे की तरह था। ये हुई कुछ जरूरी जानकारी, अभी वापस कहानी पर आते हैं। अक्ष अभी अपने रौबदार अंदाज के साथ गाड़ी से बाहर उतरता है और घर के अंदर की ओर बढ़ने लगता है। वो अभी चौखट तक ही पहुंचा था कि उसे आवाज सुनाई देती है, छोटे यही रुक जा। ये आवाज सुनकर अक्ष सामने अपनी बहन को देखता है और उसे देखकर ना के मात्र मुस्कुरा देता है। तभी संजना उसके सामने आरती की थाली लेकर खड़ी हो जाती है। तभी जीवा चिल्लाते हुए उनकी ओर आती है। वो जोर से अक्ष को देखकर चिल्ला रही थी, मामा। इतना बोलकर अक्ष से आकर चिपक जाती है तो अक्ष भी उसे गले से लगा लेता है। आप आ गए, मेरी लिस्ट आपको मिल गई थी। वो सब चीजें आप लेकर आए हैं ना? जीवा एक्साइटेड होकर पूछती है। ये सुनकर अक्ष बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहता है, राहुल। जी सर, सब चीजें कार में ही है, राहुल जवाब देता है। ये सुनकर जीवा खुश हो जाती है और अक्ष से चिपक कर कहती है, आई लव यू मामा। यू आर बेस्ट। हो गया मामा भांजी का प्यार। इतना बोलकर जीवा को अक्ष से अपनी ओर खींचती है और कहती है, मुझे मेरे भाई की आरती तो उतारने दो। ये सुनकर जीवा अभी चुपचाप साइड में खड़ी हो जाती है। तो संजना अक्ष की आरती उतारती है और फिर आरती का थाल एक मेड को पकड़ा देती है। तो अक्ष अभी आगे बढ़कर संजना के पैर छू लेता है और फिर उसके गले लग जाता है। संजना उसकी पीठ को सहलाते हुए कहती हैं, हमेशा खुश रहो, लेकिन फिर अचानक से गुस्सा करते हुए कहती हैं, लेकिन हम तुमसे बहुत नाराज हैं। ये सुनकर अक्ष उसके गले लगे हुए ही कहता है, दीदी जरूरी काम था। हाँ, सब काम तुम्हारे लिए जरूरी है, बस मैं ही जरूरी नहीं हूँ। संजना थोड़े गुस्से में कहती है, दीदी आप अच्छे से जानती है ऐसा नहीं है। अक्ष उससे पीछे हटकर कहता है। तो संजना उसे देखकर मुस्कुरा देती है और उसके माथे पर प्यार से चूम लेती है और कहती है, आजा, आज सारा खाना मैंने तेरी पसंद का बनाया है, वो भी अपने हाथों से। अभी वो उसे लेकर अंदर बढ़ती है। घर बहुत ही खूबसूरत था और महंगी महंगी चीजों से सजाया गया था। अक्ष अंदर आता है तो तभी उसे प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, मामा जी। एक 12 साल का बच्चा उसकी ओर दौड़कर आ रहा था। अक्ष उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने गले लगा लेता है और कहता है, कैसे हो चैंप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अजय प्यार से पूछता है। अक्ष के पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो उसकी बात को बदलते हुए कहता है, राहुल, अजय को उसकी चॉकलेट्स दो। राहुल हाँ में सिर हिला देता है। वही संजना अक्ष को बात बदलते देख दुखी हो जाती है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7। अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? अजय प्यार से पूछता है। अक्ष के पास उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो उसकी बात को बदलते हुए कहता है, राहुल, अजय को उसकी चॉकलेट्स दो। राहुल हाँ में सिर हिला देता है। वही संजना अक्ष को बात बदलते देख दुखी हो जाती है। राहुल अजय को उसकी चॉकलेट देता है तो अजय तो बहुत ही खुश हो जाता है और अक्ष को गले से लगा लेता है।
तभी संजना अक्ष को देखकर कहती है, जा अक्ष अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जा, फिर आकर खाना खा ले। नहीं दीदी आप खाना लगाइए, मैं पहले खाना ही खाऊंगा। अक्ष इतना बोलकर सोफे पर बैठ जाता है। मतलब तू आज यहाँ नहीं रुकने वाला, संजना अक्ष को गुस्से में कहती है। नहीं, अक्ष बस इतना जवाब देता है। लेकिन क्यों छोटे, पूरे 1 साल बाद तू यूएस से वापस आया है और मेरे साथ बिताने के लिए तेरे पास कुछ पल भी नहीं है, संजना दुखी होते हुए कहती है। दीदी फिर किसी दिन आ जाऊंगा, अक्ष संजना की बात पर बस इतना ही बोलता है। संजना अभी उसे कुछ नहीं कहती और किचन की ओर बढ़ जाती है। जीवा भी उसके साथ चली जाती है। अभी हाल में अक्ष के साथ अजय बैठा था जो अपनी चॉकलेट खाने में बिजी था। अक्ष अभी अपना फोन निकालकर उसमें बिजी हो जाता है। अभी कुछ समय ही बीता था कि अक्ष को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, हेलो मामाश्री। ये अहम की आवाज थी। अहम की आवाज सुनकर अक्ष अपना सिर उठाकर उसे देखता है तो अहम उसे गले मिलते हुए उस पर गिर ही जाता है। अक्ष उसे पकड़कर अपने पास बिठा लेता है और कहता है, कहा था तू? आपकी बहू को ढूंढने गया था, अहम स्पष्ट लहजे में जवाब देता है। अजय अभी अपने रूम की ओर बढ़ जाता है क्योंकि उसने आज अहम का टैब तोड़ दिया था जिस वजह से अभी वो उससे डर रहा था। ये सुनकर अक्ष उसे घूर कर देखता है तो अहम उसे खुद को ऐसे देखते देख कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। मुझे अभी कुछ दिन पहले एक अप्सरा जैसी लड़की से शिद्दत वाला प्यार हो गया है। इतना बोलकर अपना हाथ अपने सीने पर रख कर कहता है, क्या दिखती है यार वो, मतलब कमाल। उसे देखकर लगता है भगवान ने उसे वर्किंग डेज में बनाया है। अहम वर्किंग डेज नहीं होता, संडे के दिन बनाया है ऐसा बोलते हैं। उनके सामने वाले सोफे पर बैठा राहुल उसे करेक्ट करते हुए कहता है, अरे राहुल भाई, देखिए संडे के दिन सब लेजी हो जाते हैं और देर तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं और जितने फालतू काम होते हैं वो सब हम संडे को ही करते हैं और जितने इंपॉर्टेंट काम होते हैं वो वर्किंग डेज पर करते हैं। इसलिए वो लड़की भी भगवान जी ने वर्किंग डेज में बनाई होगी और उसे बनाने के बाद आराम किया होगा क्योंकि इतनी सुंदर चीज बनाने में उनकी मेहनत तो लगी होगी ना। अहम उस लड़की की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा था। उसे ऐसे तारीफ करते देख अक्ष ना में सिर हिला देता है और कहता है, कितने दिन चलने वाला है ये ड्रामा? ड्रामा आपको मेरा प्यार ड्रामा लगता है मामा, अहम ड्रामेटिक वे में कहता है। अभी अक्ष उसे कुछ नहीं कहता। वही अहम अभी उसे अजीब नजरों से घूर रहा था और उसके चेहरे पर कनेक्ट स्माइल थी। उसे ऐसे खुद को देखते देख अक्ष उसे कहता है, राहुल कुछ पता नहीं करने वाला। उसकी ऐसी बात सुनकर अहम उससे लिप जाता है और बच्चों की तरह जिद करते हुए कहता है, प्लीज ना मामा, प्लीज प्लीज मुझे वो लड़की चाहिए, प्लीज। राहुल अहम को अजीब नजरों से देखते हुए खुद से कहता है, लड़की ऐसे मांग रहा है जैसे कोई चॉकलेट मांग रहा हो। मैंने बोला ना नहीं, अक्ष अपनी सख्त आवाज में कहता है। उसकी इतनी सख्त आवाज सुनकर राहुल एक पल के लिए कांप जाता है, लेकिन अहम पर इसका कोई असर नहीं होता। वो अक्ष को देखकर फिर से ड्रामेटिक वे में कहता है, अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर तो अक्ष की आंखें लाल हो जाती है। वो अभी किसी नर्क के शैतान से कम नहीं लग रहा था। वो गुस्से में सामने टेबल पर रखे हुए वास को जोर से नीचे फेंक देता है और घर से बाहर निकल जाता है। उसे जाता देख राहुल भी खड़ा होता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। वही अहम को भी अभी एहसास होता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया है। इसलिए वो भी अपनी जगह से खड़ा होता है और बाहर जाने को होता है कि संजना किचन से बाहर आती है और अहम को देखकर कहती है, ये आवाज कैसी थी? फिर वो टूटे हुए टेबल वास को देखती है और अक्ष को इधर उधर ढूंढती है लेकिन अक्ष उसे कहीं दिखाई नहीं देता तो वो अहम को देखकर कहती है, अक्ष कहाँ है? अहम बोला सा चेहरा बनाकर कहता है, पता नहीं माँ। उन्हें किसी का कॉल आया तो वो बहुत गुस्से में आ गए और गुस्से में ये वास भी तोड़ दिया और उठकर बाहर चले गए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ, उनके पीछे देखता हूँ क्या बात हुई फिर आपको भी बता देता हूँ। इतना बोलकर तुरंत वहां से निकल जाता है। संजना को अभी बहुत बुरा लग रहा था। उसने इतने मन से अक्ष के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया था और वो था कि बिना खाए ही चला गया था। वही दूसरी साइड निखिल अभी नेत्रा के घर में बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने नेत्रा और उसकी माँ बैठी हुई थी। नेत्रा की वजह से उनका डिनर कैंसिल हो गया था इसलिए नेत्रा ने उन्हें डिनर पर इनवाइट कर लिया था। निखिल की माँ मीरा जी नेत्रा से बहुत प्यार से बात कर रही थी और नेत्रा को भी उनके साथ बातें करके बहुत अच्छा लग रहा था। नेत्रा अभी घर पर अकेली थी। नित्या जी डॉक्टर थी और उन्हें आज कुछ इमरजेंसी आ गई थी जिस वजह से वो नहीं आ पाई थी। इसलिए अभी नेत्रा उन दोनों को वही बैठने का बोल किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। नेत्रा खाना बहुत अच्छा बनाती थी। उसने कभी भी अपने ब्लाइंड होने को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया था। उसे किचन के चप्पे चप्पे का पता था कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। अभी वो खाना बनाने लगती है। करीब 1 घंटे बाद वो सारा खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगती है। उसे ये करते देख निखिल उसके हाथ से बाउल लेते हुए कहता है, तुम रहने दो, मैं खाना टेबल पर लगा देता हूँ। निखिल तुम बैठो, मैं कर लूंगी।
मुझे आदत है, नेत्रा उसे मना करते हुए कहती है। सब कुछ तुमने ही किया है, इतना सा काम तो मुझे करने दो प्लीज, निखिल रिक्वेस्ट करते हुए कहता है। ये सुनकर नेत्रा अभी कुछ नहीं कहती और डाइनिंग टेबल से एक चेयर पीछे खींचते हुए निखिल की मां से कहती है, आंटी बैठिए प्लीज। मीरा जी मुस्कुरा देती है और वहां बैठ जाती है। वहीं निखिल ने अभी सारा खाना टेबल पर लगा दिया था। अभी वो तीनों बैठकर खाने लगते हैं। निखिल तो आज सातवें आसमान पर था क्योंकि वो नेत्रा के हाथ का बना हुआ खाना जो खा रहा था। वो नेत्रा की तारीफ करते हुए कहता है, नेत्रा मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो। ये सुनकर नेत्रा मुस्कुरा देती है। वही मीरा जी कहती हैं, सच में बेटा बहुत अच्छा खाना बनाया है तुमने। थैंक यू आंटी। नेत्रा को अगर कोई बिना स्टिक के देखे तो वो बोल ही नहीं सकता था कि वो देख नहीं सकती होगी। कुछ समय बाद सभी खाना खा लेते हैं और नेत्रा सारी डिशेज किचन में रख देती है और उनके पास आकर बैठ जाती है। कुछ समय उनसे बातें करने के बाद वो लोग चले जाते हैं। अभी निखिल और उसकी मां कार में बैठे हुए थे। मीरा जी निखिल को देखकर कहती हैं, प्यार करते हो ना नेत्रा से। ये सुनकर निखिल अचानक से कार को ब्रेक लगा देता है और मीरा जी को देखने लगता है और कहता है, मां आपको कैसे पता चला? तेरी शक्ल से तू जैसे उसे देखता है ना साफ पता चलता है कि तू उसे प्यार करता है। ये सुनकर निखिल मुस्कुरा देता है और कहता है, मां आपको नेत्रा कैसी लगी? बहुत प्यारी बच्ची है लेकिन भगवान ने उससे उसकी आंखों की रोशनी छीन कर ठीक नहीं किया। मीरा जी अफसोस के साथ कहती है। हाँ माँ, लेकिन नेत्रा को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकती। वो इस कमी के बावजूद भी किसी से भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। निखिल उसकी तारीफ करते हुए कहता है, हम वैसे हमें तुम्हारी पसंद बहुत पसंद है। तुम कहो तो नीतिया जी से तुम दोनों के रिश्ते की बात करें। मीरा जी खुशी के साथ कहती है। ये सुनकर निखिल बहुत खुश हो जाता है और कहता है, नहीं माँ, पहले मैं नेत्रा से इस बारे में बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मासी से बात करूंगा। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अभी चलो घर चलते हैं। ये सुनकर निखिल कार स्टार्ट कर देता है। उधर एक होटल रूम में दो जिस्म एक हो रहे थे। अक्ष अभी किसी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, बस अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए। बाकी तो उसे रिश्ते बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अक्ष उस लड़की के गले पर बाइट करते हुए उसे वाइल्डल किस कर रहा था और उसके हाथ उस लड़की के पूरे बदन पर घूम रहे थे। वही वो लड़की भी अक्ष के साथ को एंजॉय कर रही थी। अभी अक्ष उसे जोर से बाइट करता है तो वो लड़की उसे मदहोशी भरी आवाज में कहती है, आराम से अक्ष। काफी समय बाद अभी अक्ष पेट के बल लेटा हुआ था। वही वो लड़की उसे देख रही थी। वो उसे देखकर कहती है, अक्ष आई वॉन्ट टू से यू समथिंग। अक्ष उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता तो वो लड़की उसे देखकर कहती है, अक्ष प्लीज बी माई बॉयफ्रेंड। ये सुनकर अक्ष के आईब्रो आपस में जुड़ जाते हैं और वो गुस्से से भरी आवाज में कहता है, गेट आउट। वॉट? वो लड़की ये सुनकर हैरान थी। आई सेड गेट आउट, अक्ष भयानक आवाज में कहता है। उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर वो लड़की डर जाती है और जल्दी से अपनी ड्रेस पहन बाहर निकल जाती है। लेकिन अक्ष की आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। उसके दिमाग में अभी भी वही सीन चल रहा था जब नेत्रा निखिल के गले लगे हुई थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये बात इतना इफेक्ट क्यों कर रही है। वो बात तो जैसे उसके जहन में बैठ ही गई थी। उसे पता था अभी उसे ऐसे नींद नहीं आएगी, इसलिए वो खड़ा होता है और अपने लैपटॉप बैग से स्लीपिंग पिल्स निकालकर एक पिल लेता है और फिर सो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8। फोन कॉल। उसकी इतनी डरावनी आवाज सुनकर वो लड़की डर जाती है और जल्दी से अपनी ड्रेस पहन बाहर निकल जाती है। लेकिन अक्ष की आंखों में अभी भी नींद नहीं थी। उसके दिमाग में अभी भी वही सीन चल रहा था जब नेत्रा निखिल के गले लगे हुई थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये बात इतना इफेक्ट क्यों कर रही है। वो बात तो जैसे उसके जहन में बैठ ही गई थी। उसे पता था अभी उसे ऐसे नींद नहीं आएगी, इसलिए वो खड़ा होता है और अपने लैपटॉप बैग से स्लीपिंग पिल्स निकालकर एक पिल लेता है और फिर सो जाता है। अगली सुबह नेत्रा अभी रेडी हो चुकी थी और आज उसे लेने निखिल आ रहा था। क्योंकि सोना रात को बहुत लेट आई थी इसलिए अभी वो सो रही थी और नेत्रा भी अभी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो वो निखिल को कॉल कर देती है कि वो उसे उसके घर से ले जाए। वही निखिल तो जैसे इसी मौके के इंतजार में था, इसलिए वो तुरंत हाँ बोल देता है। कुछ ही समय में निखिल नेत्रा की बिल्डिंग के नीचे खड़ा और नेत्रा अभी नीचे चली जाती है। उसे नीचे देखकर निखिल तुरंत उसकी ओर बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। गुड मॉर्निंग निखिल, और थैंक यू तुम मुझे लेने आए, नेत्रा स्माइल के साथ जवाब देती है। ये सुनकर निखिल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे इसमें थैंक यू क्या, ये तो मेरा फेवरेट काम है। तुम भी ना, नेत्रा मुस्कुराकर जवाब देती है। तभी निखिल उसके लिए कार का डोर ओपन करता है और नेत्रा घिरे से अंदर बैठ जाती है। फिर निखिल भी ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और कार को सड़क पर दौड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ अक्ष भी अपनी कार में बैठा हुआ था। वो राहुल को देखता है और कोल्ड वॉइस में कहता है, हम बताओ
सर उस लड़की का नाम नेत्रा सेन ही है। वो नैनीताल से बिलोंग करती है। ये सुनते ही अक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। यहाँ वो अपनी मासी और उनकी बेटी के साथ रहती है। यहाँ यही कुछ 1 साल पहले ही आई है और अभी एक रेडियो स्टेशन में काम करती है। उनका इस दुनिया में उसकी मासी और उसकी बहन के अलावा कोई नहीं है। और सर वो जो लड़का है जिसके बारे में आपने पूछा था वो नेत्रा के साथ ही काम करता है और दोनों अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर अक्ष के हाथों की मुठिया कस जाती है। और सर एक बात और नेत्रा दे, राहुल इसके आगे कुछ बोलता तभी अक्ष का फोन रिंग करता है। अक्ष अपना फोन देखता है तो अहम उसे कॉल कर रहा था। ये देख वो कॉल कट कर देता है और राहुल को देखकर कहता है, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर दो मुझे। सर किसका? नेत्रा का, राहुल सवाल करता है। उसका बेतुका सा सवाल सुनकर अक्ष उसे खा जाने वाली नजरों से देखता है तो राहुल तुरंत एक्शन में आते अपने मोबाइल से अक्ष को नंबर सेंड कर देता है और कहता है, सर उसका मोबाइल नंबर आपको सेंड कर दिया है। अक्ष अपना मोबाइल देखता है तो नंबर आ गया था। राहुल अभी गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। उसे देखकर राहुल अपने मन में कहता है, इस शैतान के दिमाग में अभी चल क्या रहा है। अभी उनकी कार सिग्नल पर रुकी हुई थी। अक्ष अभी कुछ सोच रहा था, वही राहुल बाहर की ओर देख रहा था। राहुल की नजर अचानक से एक कार पर अटक जाती है। वो उस कार को गौर से देखता है और फिर अक्ष की ओर देखकर कहता है, सर वो देखिए नेत्रा। ये सुनकर अक्ष राहुल को देखता है तो राहुल उसे उसके पास वाली कार की ओर इशारा कर रहा था। अक्ष जब नेत्रा को देखता है तो उसकी आंखों में खून उतर आता है, क्योंकि वो इस समय निखिल से मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। उसे ऐसे मुस्कुराते देखकर अक्ष के हाथ की मुठिया कस जाती है। तभी सिग्नल ग्रीन होता है और निखिल की कार आगे बढ़ जाती है। वही अक्ष की कार भी सड़क पर दौड़ने लगती है। कुछ ही समय में उसकी कार स्पाइरॉक के सामने खड़ी थी। अक्ष जल्दी से कार से उतरता है और अंदर की ओर बढ़ जाता है। अभी अक्ष और राहुल उसकी प्राइवेट लिफ्ट में थे। वो राहुल को बिना देखे कहता है, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर ने प्रोजेक्ट डिटेल्स सबमिट कर दी जाना ही। सर वो कल अपना काम खत्म करके ही वापस गई थी। राहुल जवाब देता है, हम उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि उन्हें जॉब से निकाल दिया गया है। अक्ष अपनी सख्त आवाज में कहता है। क्या? राहुल हैरानी से पूछता है। What? I said, inform her that she has been fired from the job. अक्ष गुस्से से भरी आवाज में कहता है। ओके सर। राहुल उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर तुरंत अपनी डरी सी आवाज में जवाब देता है। वही अक्ष अभी बाहर निकलता है और सीधे अपने केबिन की ओर बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद राहुल एक गहरी सांस लेता है और कहता है, जब से सर ने नेत्रा को देखा है अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। डेविल तो ये पहले से ही थे, अभी ये डेविल के बाप बनते जा रहे हैं। इतना बोलकर वो अपने केबिन की ओर बढ़ जाता है और वहां जाकर सबसे पहले सोना को ईमेल करता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। वही नेत्रा अभी शो खत्म करके बाहर आई थी। कुछ समय बाद उसे किसी का इंटरव्यू लेना था। वो अभी आकर अपने केबिन में बैठी ही थी कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है और साथ ही एक लड़की नेत्रा के पास आकर उसे गले लगाते हुए कहती है, ही नेत्रा कैसी है तू? मानसी तुम? नेत्रा खुश होते हुए कहती है, ये है मानसी नेत्रा की बेस्ट फ्रेंड। ये दोनों बचपन से दोस्त थी। नेत्रा के मुंबई आने से 2 साल पहले ही मानसी मुंबई आ गई थी अपनी स्टडी के सिलसिले में। हाँ, मुझे पता था मेरी नेत्रा का मेरे बिना मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए मैं आ गई, मानसी खुशी के साथ चहकते हुए कहती है। ये सुनकर नेत्रा अपनी जगह से खड़ी होती है और उसे अच्छे से गले मिलते हुए उदास सी शक्ल बनाकर कहती है, सच्ची मन्नू मैंने तुझे बहुत मिस किया। अरे मेरी जान अभी मैं आ गई हूं ना, तो अभी ऐसी शक्ल क्यों बना रही है? मानसी उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहती है। तभी निखिल अंदर आता है तो मानसी को देखकर उसका मूड ही खराब हो जाता है, क्योंकि मानसी के होते नेत्रा निखिल से कम ही बात करती थी। निखिल उसे देखकर कहता है, मानसी तुम कब वापस आई नैनीताल से? मानसी उसे देखती है और मुंह बनाते हुए कहती है, तुमसे मतलब? ये सुनकर निखिल उसे घूर कर देखता है। तभी नेत्रा कहती है, नैनीताल में सब कैसे है? अभी तो वहां बहुत बारिश हो रही होगी ना? हाँ यार अभी तो वहां बहुत बारिश हो रही है, अलग ही मौसम है। नेत्रा तुझे याद है बचपन में हम बारिश में कितना भीगा करते थे? ये सुनकर नेत्रा हल्का सा हंस देती है और कहती है, हाँ याद है। इतना बोलकर अचानक से उदास होकर कहती है, मन्नू मेरा नैनीताल जाने का बहुत मन करता है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है अभी मैं वहां कभी वापस नहीं जा सकती। क्यों नेत्रा, अगर इतना ही मन है तो चलो चलते हैं नैनीताल। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, निखिल उसकी बात पर कहता है। नहीं निखिल, अभी मुझे वहां बिना बदनामी के कुछ नहीं मिलेगा। आज भी वो सब ताने मेरे कानों में गूंजते हैं। मैं वो सब दोबारा नहीं सहना चाहती। इतना बोलते समय नेत्रा का गला अभी भारी हो गया था। उसकी ऐसी आवाज सुनकर मानसी उसे गले से लगाते हुए कहती है, नेत्रा रो मत यार। देखना एक दिन तू जरूर नैनीताल वापस जाएगी, वो भी पूरी इज्जत के साथ।
ये सुनकर नेत्रा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके चेहरे पर अभी फीकी सी मुस्कान थी। अभी वो बात को बदलते हुए कहती हैं, चलो ये सब छोड़, तू मुझे ये बता विनय कैसा है। ये सुनकर मानसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो कहती है, विनय। इतना बोलकर निखिल को देखती है जो अभी भी वही खड़ा था और उसे देखकर गुस्से से कहती है, तुम क्या सुन रहे हो, निकलो यहाँ से। ये सुनकर निखिल उसे घूर कर देखता है और कहता है, मैं क्यों जाऊं, ये मेरी दोस्त का केबिन है। नेत्रा इसे बोल ये जाए यहाँ से। मानसी निखिल को गुस्से से देखते हुए नेत्रा को कहती है, निखिल अगर तुम्हें कोई जरूरी काम नहीं है तो क्या तुम थोड़े समय बाद आ सकते हो प्लीज। नेत्रा निखिल को रिक्वेस्ट करते हुए कहती है। निखिल को नेत्रा का ऐसे बोलना पसंद नहीं आता, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और मानसी को एक नजर घूरकर देखता है और बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद मानसी नेत्रा को कहती है, नेत्रा तू ना इससे इतनी बात मत किया कर, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नेत्रा ये सुनकर हल्का सा हंसकर कहती है, तू भी ना, ये सब छोड़ और ये बता के कब आ रहे हैं मेरे जीजा जी दुबई से वापस। ये सुनकर मानसी मुस्कुरा देती है और कहती है, नेक्स्ट वीक आ रहे हैं। इस बार तो हम शादी कर ही लेंगे। वैसे शादी से याद आया, कल दिव्या की शादी है ना। हाँ, और मैंने अभी तक शॉपिंग भी नहीं की, अभी सोच रही हूँ कि पुरानी ड्रेसेस में से ही कुछ पहन लूंगी। नेत्रा जवाब देती है, अरे उदास मत हो यार, तू मेरी ड्रेस पहन लेना, मेरे पास एक एक्स्ट्रा है, बिल्कुल न्यू। मानसी उसे देखकर कहती है, अरे थैंक यू मन्नू। नेत्रा खुश होकर कहती है। वो दोनों ऐसे ही बातें कर रही थी कि नेत्रा का फोन रिंग करता है। नेत्रा अपना मोबाइल पिक करती है तो सोना के रोने की आवाज आती है। आ सोना के रोने की आवाज सुनकर नेत्रा घबरा जाती है और कहती है, सोना तू रो क्यों रही है, जा जान, वो में मेरी जॉब चली गई। सोना रोते हुए कहती है, क्या, ये कब हुआ। नेत्रा चौंक कर कहती है। वही अभी सोना नेत्रा की इस बात पर कोई जवाब नहीं देती, वो बस रोए जा रही थी। उसे ऐसे रोते देखकर नेत्रा कहती है, देख सोना तू रो मत, मैं अभी घर आती हूँ। हम सोना बस इतना जवाब देती है तो नेत्रा कॉल कट कर देती है। तभी मानसी नेत्रा को घबराई हुई देखकर कहती है, क्या हुआ। नेत्रा कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसका मोबाइल एक बार फिर रिंग करता है। नेत्रा अपना फोन पिक करती है और कहती है, हेलो। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन के साथ और बुरा हो तो अगले आधे घंटे में एम होटल के रूम नंबर 1001 में मिलो। अभी तो तुम्हारी बहन की जॉब गई है, अगर तुम आधे घंटे में एम होटल में नहीं आई तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। सामने से कड़क आवाज सुनाई देती है। सामने से धमकी सुनकर तो जैसे नेत्रा सुन हो जाती है, वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। नेत्रा अक्ष आमने सामने। नेत्रा कुछ जवाब देती उससे पहले ही उसका मोबाइल एक बार फिर रिंग करता है। नेत्रा अपना फोन पिक करती है और कहती है, हेलो। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन के साथ और बुरा हो तो अगले आधे घंटे में एम होटल के रूम नंबर 1001 में मिलो। अभी तो तुम्हारी बहन की जॉब गई है, अगर तुम आधे घंटे में एम होटल में नहीं आई तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। सामने से कड़क आवाज सुनाई देती है। सामने से धमकी सुनकर तो जैसे नेत्रा सुन हो जाती है, वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। उसके हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया। वो अपनी जगह से लड़खड़ा गई। उसका दिल अभी 100 की स्पीड से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ अचानक से उसके साथ। अभी तक तो उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, अचानक से ये उथल पुथल से दिल में एक तूफान उमड़ उठा था, जो आंसुओं का रूप लेकर उसकी आंखों के जरिए से बाहर निकलने लगा। उसके आंसू अभी तेजी से बह रहे थे और वही उसका बदन अभी कांप रहा था। मानसी ने जब उसकी ये हालत देखी तो उससे रहा नहीं गया। वो जल्दी से उसके पास गई और उसने उसे उसके कंधों से पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ यार, तू रो क्यों रही है, सब ठीक है ना, किसका कॉल था। नेत्रा को तो जैसे मानसी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी, वो तो अपने में ही घूमती और रोए जा रही थी। तभी मानसी ने उसके कंधों को पकड़कर हिलाते हुए कहा, नेत्रा कुछ पूछ रही हूं तुझसे, क्या हुआ है। नेत्रा उसके उसे हिलाने से और उसकी तेज आवाज सुनकर होश में आई और मानसी को देखने लगी, तो मानसी से उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ है। उसकी आवाज सुनकर नेत्रा उसके गले लग गई और रोने लगी। मानसी ने उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, नेत्रा यार देख, अभी मुझे डर लगा रहा है, इसलिए प्लीज बता दे ना कि क्या हुआ है। नेत्रा ने उसकी रोने की आवाज सुनकर अपने लड़खड़ाते हुए शब्दों से कहा, मां मन्नू वो सोना को मां मार दे देगा। इतना बोलकर नेत्रा फुफक कर रो पड़ी। वही मानसी उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उसने नेत्रा को पकड़कर वही सोफे पर बिठाते हुए एक गिलास पानी का उसके मुंह से लगाकर कहा, ये ले पहले पानी पी और खुद को शांत कर। उसकी बात सुन नेत्रा ने 2 घूंट पानी पी लिया। तभी मानसी से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, क्या हुआ है, अब बताओ। वो उसने मुझे बुलाया। नेत्रा ने मुश्किल से इतना ही बोला था कि उसे याद आया कि उस आदमी ने उसे होटल में आने को कहा था, वो भी आधे घंटे में, नहीं तो वो सोना को मार देगा।
ये याद आते ही नेत्रा तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई और आंसू साफ करते हुए बोली, मानसी मुझे अपनी स्कूटी से एम होटल ड्रॉप कर दे। क्या? लेकिन क्यों? तुझे वहां क्यों जाना है? मानसी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा। ये सुनकर नेत्रा एक बार फिर रोने लगी और उसने रोते हुए ही कहा, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी, अभी के लिए प्लीज मुझे वहां छोड़ा। लेकिन नेत्रा बात क्या है बता तो सही। मानसी ने उसे एक बार फिर पूछा तो नेत्रा उसकी बात सुनकर चिढ़ गई। उसने मानसी पार लगभग चिल्लाते हुए कहा, बोला ना कि अभी नहीं बता सकती तो क्यों बार बार एक ही बात पूछ रही है। इतना बोलकर वो रोने लगी और अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे एम होटल ले चल प्लीज। मानसी ने उसके हाथ पकड़ते हुए उसे तेज आवाज में कहा, क्या कर रही है ये? पागल हो गई है, मेरे सामने हाथ जोड़ रही है। ये सुनकर नेत्रा अभी और तेजी से रोने लगी तो मानसी ने उसे कहा, अच्छा चलते हैं, लेकिन तुझे पता है ना 2 घंटे बाद तुझे इंटरव्यू लेना है तो उससे पहले हमें वापस आना होगा। नेत्रा अपने आंसू साफ करते हुए ज्यादा कुछ ना बोलकर बस हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा ठीक है तू रुक, मैं मैनेजर को कुछ बहाना मार कर आती हूँ। इतना बोलकर वो केबिन से निकल गई। फिर कुछ समय बाद वापस आई और नेत्रा का हाथ पकड़कर कहा, चल अब। नेत्र भी अभी उसके साथ चलने लगी थी और एक बार फिर वो अपनी स्टिक वही ऑफिस में ही भूल गई थी। वो दोनों बाहर आई तो मानसी ने अपनी स्कूटी निकाली और नेत्रा खुद को संभालते हुए उसके पीछे बैठ गई और उसने स्कूटी सड़क पर दौड़ा दी। वही होटल रूम में अक्ष अपनी आंखों में आग लिए किसी महाराजा की तरह एक सिंगल सोफा पर बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ उसके सोफे के बाजू पर थे और एक हाथ में उसने पिस्टल पकड़ रखी थी। उसके सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा हुआ था। उस आदमी के हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए थे और उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी। वो कुछ बोलना चाहता था पर टेप लगी होने की वजह से उसकी आवाज उसके मुंह में ही दबकर रह जा रही थी। तभी अक्ष ने उसे अपनी आग उगलती आंखों से देखा तो वो आदमी एकदम मौन हो गया। वो अभी बोलने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। अक्ष ने उसे देखते हुए जानलेवा आवाज के साथ एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, सोच भी कैसे लिया तूने कि तू मुझे अक्ष मित्तल को बेवकूफ बना देगा? इसलिए अभी बता कि वो हथियारों से भरा हुआ ट्रक कहाँ है? इतना बोलकर उसने उसके घुटने पर गोली मारते हुए कहा, बोल। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से आवाज बाहर नहीं गई। वही वो आदमी अभी दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन उसकी दबी हुई आवाज ही बाहर निकल सकी, क्यों उसका तो बंद था। काफी समय तड़पने के बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो अक्ष ने राहुल को देखा तो राहुल ने हाँ में सिर हिलाकर उसकी पट्टी उसके चेहरे से हटा दी। तो वो आदमी करहाने लगा। उसकी करहाने की आवाज सुनकर अक्ष उसके उसी घुटने पर जोर से लात दे मारी, जिस वजह से वो और तड़पने लगा। तो अक्ष ने उसके माथे पर गन पॉइंट करते हुए कहा, जल्दी बक, मेरा दिमाग खराब मत कर। अक्ष की गुस्से से भरी आवाज सुनकर वो आदमी तोते की तरह बोलने लगा। उसने अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए कहा, वो ट्रक पुरानी फैक्ट्री में है। ये सुनने की देर थी कि अक्ष ने उसके भेजे में गोलियां उतार दी और राहुल को कुछ इशारा किया तो राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी 4 हटे कट्टे आदमी आए और उस इंसान की लाश को उठाकर वहां से चलते बने। अभी अक्ष ने राहुल को देखते हुए कहा, वो आई? जी सर, हमारे आदमी ने बताया कि ऑफिस से निकल चुकी है तो आती ही होंगी, राहुल ने उसकी बात पर जवाब दिया। वही राहुल की बात सुनकर अक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अभी कोई भाव नहीं था। वो अभी सीधा जाकर बाथरूम में घुस गया। वही नेत्रा अभी मानसी के साथ होटल में आई। वो रिसेप्शन की तरफ जाती तभी एक आदमी नेत्रा के पास आया और कहा, आप मेरे साथ चलिए। उसकी आवाज सुन नेत्रा ने उस और देखा। वो तो उसकी आवाज सुनकर ही घबरा गई थी। वही मानसी ने उसे देखा तो उस आदमी ने अभी ब्लैक कपड़े पहन रखे थे और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका जन्म बस लोगों को मारने के लिए हुआ है। उसे देखकर मानसी ने उसे पूछा, तुम कौन हो और नेत्रा क्यों जाए तुम्हारे साथ? वो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है, मैं बॉस को बता देता हूँ, फिर आप अपनी बहन की बॉडी देखने के लिए तैयार रहिए, वो आदमी कड़क आवाज में जवाब देता है। ये सुनकर मानसी मुंह खोल उसे देखने लगती है और वही नेत्रा तो उसकी बात सुनकर रोने ही लगी थी। तभी मानसी ने बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब मैं भी चलूंगी नेत्रा के साथ, वो अकेली नहीं जा पाएगी आपके साथ। क्यों अकेली क्यों नहीं जा सकती है? वो आदमी कड़क आवाज में पूछता है तो मानसी कुछ बोलती उससे पहले ही नेत्रा अपने आंसू साफ कर कहती है, वो मैं देख नहीं सकती और जल्दी जल्दी में मैं स्टिक भी नहीं लेकर आई। वही वो आदमी ये सुनकर के नेत्रा देख नहीं सकती वो हैरान था, क्यों नेत्रा को देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता था। इसलिए वो कंफर्म करने के लिए राहुल को कॉल करता है तो राहुल 2 दिन के बाद उसका कॉल उठा लेता है। उसके कॉल उठाते ही वो लड़का उसे सब बताता है तो वो राहुल उसे बताता है कि नेत्रा सच बोल रही है, वो देख नहीं सकती, इसलिए उसके साथ उस लड़की को आने दे, लेकिन रूम में मत आने देना। तो उसकी बात सुन वो आदमी हाँ में सिर हिला देता है और कॉल कट कर देता है और मानसी और नेत्रा को देखकर कहता है, मेरे पीछे आओ।
तो मानसी नेत्रा का हाथ पकड़कर उसके पीछे जाने लगती है। अभी वो लिफ्ट में एंटर करते हैं और कुछ ही समय में वो लिफ्ट एक फ्लोर पर जाकर रुकती है तो वो उन दोनों को एक रूम के सामने लाकर खड़ा कर देता है और नेत्रा को देखकर कहता है, आगे आप अकेली ही जाएगी, आपकी दोस्त बाहर ही रहेगी। लेकिन मुझे जाना कहाँ है? नेत्रा सामने देखते हुए कहती है तो मानसी उसकी बात पर कहती है, नेत्रा हम अभी एक रूम के सामने ही है, तू डोर ओपन कर अंदर जा और चिंता मत कर, मैं बाहर ही हूँ। नेत्रा को अभी बहुत डर लग रहा था लेकिन फिर भी वो अपने डर को कंट्रोल करते हुए डोर ओपन करती है और अंदर एंटर हो जाती है। तभी सामने से राहुल की आवाज आती है, आप मिस नेत्रा आइए इधर सोफे पर बैठ जाइए, बॉस अभी आते हैं। नेत्रा उसकी आवाज सुन हाँ में सिर हिलाती है और अपने हाथ हवा में लहराते हुए सोफा ढूंढने लगती है। राहुल उसे जब ऐसे देखता है तो उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसे कहता है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपकी मदद कर दूं। उसकी बात पर नेत्रा ज्यादा कुछ ना बोलते हुए बस हाँ में सिर हिला देती है तो वो उसे उसके हाथ से पकड़कर सोफे पर बैठा देता है और फिर तुरंत उससे दूर होकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि उसे इतना तो पता चल गया था कि अक्ष को किसी लड़के का नेत्रा के पास भटकना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो निखिल पर भी बहुत चिढ़ा हुआ था। अभी अचानक से बाथरूम का डोर खुलता है तो अक्ष बाथरूम से बाहर आता है। उसने अभी ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था। वो जैसे ही सामने देखता है तो उसकी नजर सोफे पर खुद में ही सिमट कर बैठी हुई नेत्रा पर पड़ती है, जो सिर झुकाकर बैठी हुई थी और बार बार अपने आंसू साफ कर रही थी। उसका गोरा रंग रोने की वजह से लाल हो चुका था। वही उसके बालों की लटें बार बार उसके गालों को छू कर उसे परेशान कर रही थी। उसके गुलाबी होठ डर की वजह से कांप रहे थे। अक्ष तो एक पल के लिए उसे देखकर मंत्रमुग्ध ही हो गया था और बार बार उसकी आंखें देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन देख नहीं पा रहा था क्योंकि नेत्रा की आंखें झुकी हुई थी। वही राहुल अक्ष को घोर से देख रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मांजरा क्या है। तभी उसके कानों में अक्ष की आवाज गूंजी, बाहर जा, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। ये सुनकर राहुल ने एक नजर नेत्रा को देखा जो अक्ष की आवाज सुनकर कांपने लगी थी, फिर वो बाहर निकल जाता है। वही नेत्रा अभी बहुत डर रही थी क्योंकि वो अक्ष की आवाज को पहचान गई थी। उसने खुद से कहा, ये तो सोना के बॉस की आवाज है, इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10, बी माई गर्लफ्रेंड। वही राहुल अक्ष को घोर से देख रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर मांजरा क्या है। तभी उसके कानों में अक्ष की आवाज गूंजी, बाहर जा, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। ये सुनकर राहुल ने एक नजर नेत्रा को देखा जो अक्ष की आवाज सुनकर कांपने लगी थी, फिर वो बाहर निकल जाता है। वही नेत्रा अभी बहुत डर रही थी क्योंकि वो अक्ष की आवाज को पहचान गई थी। उसने खुद से कहा, ये तो सोना के बॉस की आवाज है, इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। नेत्रा अभी भी अपनी ही सोच में घूम थी। तभी अक्ष उसके सामने सिंगल सोफे पर बैठते हुए अपना कॉफी का कप उठाकर एक सिप पीते हुए नेत्रा को देखने लगता है। वही नेत्रा के दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि तभी अक्ष की आवाज उसे सुनाई दी, कॉफी। नेत्रा उसकी आवाज सुनकर अपना सिर उठाकर सामने की ओर देखने लगती है तो बस अक्ष तो उसकी झील सी आंखों में खो जाता है। वो बस उसकी आंखों को एकटक उसे देखने लगता है। उसकी ब्लूइश ग्रीन आंखें सच में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अक्ष इन खूबसूरत आंखों के पीछे की सच्चाई नहीं जानता था। वो अभी उसकी आंखों में ही खोया हुआ था कि तभी उसका फोन एक बार फिर रिंग करता है। फोन की रिंग की आवाज सुनकर जैसे अक्ष नींद से जाग जाता है। वो कॉल को कट कर देता है और अपनी कड़क आवाज में एक बार फिर कहता है, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। जी। नेत्रा उसकी आवाज सुनकर डर जाती है और डरी सी आवाज में आवाज की दिशा की ओर देखते हुए कहती है। वही नेत्रा की मधुर आवाज जैसे अक्ष के कानों में मिश्री की तरह घुल जाती है। वो इस बार शांत आवाज में कहता है, वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी। जी नहीं। नेत्रा उसकी बात पर अपना सिर झुकाकर बस इतना ही जवाब देती है। अभी अक्ष नेत्रा को देखते हुए कहता है, मिस त्रिवेदी को तुम कैसे जानती हो। नेत्रा उसकी बात पर अपना सिर उठाकर आवाज की दिशा की ओर देखते हुए कहती है, मेरी बहन है, सगी बहन है। अक्ष कॉफी की सिप लेते हुए कहता है, नहीं मासी की बेटी है, लेकिन सगी से भी बढ़कर है। नेत्रा डरी सहमी आवाज में कहती है, और इतना बोलते समय ही उसकी आंख से आंसू लुढ़ककर गाल पर आ जाता है। उसके आंसू देखकर अक्ष को अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, इसलिए वो अभी कॉफी का कप टेबल पर पटकता है और कड़क आवाज में कहता है, पहले तो ये रोना बंद करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अक्ष की इतनी जानलेवा आवाज सुनकर नेत्रा कांप जाती है और तुरंत बहुत ही बेदर्दी से अपने आंसू साफ कर लेती है और सिर झुका लेती है। उसका झुकी नजरें देखकर अक्ष का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो कड़कती हुई आवाज में कहता है, नजरें उठाकर बात करो। ये सुनकर नेत्रा तुरंत से अपने नजरें उठा लेती है। उसकी भीगी हुई पलकें देखकर अक्ष को एक अजीब सा एहसास होता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो अभी अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर कहता है, बी माई गर्लफ्रेंड। वॉट? नेत्रा तेज आवाज में सामने देखते हुए कहती है। अक्ष उसे अपनी गहरी आंखों से देखता है और कहता है, हाँ, अगर चाहती हो कि सोना को उसकी जॉब वापस मिल जाए और मैं उसकी जान बख्श दूं।
सो बी माई गर्लफ्रेंड ओनली फॉर अ मंथ। अभी नेत्रा का डर और बढ़ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। उसकी आंखों से आंसू तेजी से बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहती हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। अक्ष ये सुनकर उसे अपनी जलती हुई आंखों से देखता है और फिर अपनी सर्द आवाज में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अक्ष मित्तल को ना बोलने का। अक्ष की आवाज सुनकर नेत्रा अंदर तक कांप जाती है और कांपती हुई आवाज में कहती है, आप ऐसा क्यों क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर अक्ष उसे देखता है और शांत आवाज में कहता है, क्या तुम मुझे पहचानती हो। ये सुनकर नेत्रा नामे सिर हिला देती है। ये देख अक्ष का खून खोलने लगता है और वो कॉफी का कप दीवार पर दे मारता है। कुछ टूटने की आवाज सुनकर नेत्रा उस ओर देखती है और डर से खुद में ही सिमट कर रह जाती है। लेकिन अभी उसे आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन ये जरूर महसूस हो रहा था कि शायद अक्ष उसे ही देख रहा है और उसका ये अंदाजा बिल्कुल सही था, अक्ष उसे ही गुस्से से घूर रहा था। तभी अक्ष अपना फोन जो सामने टेबल पर पड़ा हुआ था उसे उठाता है और किसी को कॉल करके कहता है, हेलो, सोना त्रिवेदी को मार दो। ये सुनते ही नेत्रा लगभग चिल्लाते हुए कहती है, नहीं प्लीज उसे कुछ मत कीजिए, प्लीज आप बेशक मुझे मार दीजिए लेकिन उसे छोड़ दीजिए। अक्ष को नेत्रा की लास्ट लाइन सुनकर और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से भरी आवाज में कहता, मुझे तुम्हारी जान नहीं तुम चाहिए, इसलिए अगर चाहती हो कि मैं सोना की जान बख्श दूं तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। प्लीज क्यों कर रहे आप ये सब, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। नेत्रा रोते हुए कहता है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, सोच लो और मुझे अपना जवाब बताओ। अक्ष तेज आवाज में उसके आंसुओं को इग्नोर करते हुए कहता है। उसकी तेज आवाज सुनकर नेत्रा चुप हो जाती है। अभी उसकी सिसकियां पूरे रूम में गूंजने लगती हैं। वो खुद की सोच में उलझ कर रह जाती हैं और कहती है, हे माता रानी, आप क्यों हर बार मुझे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सोना की जान खतरे में है, मैं उसकी जान बचाना चाहती हूं लेकिन कैसे मैं इनकी गर्लफ्रेंड बन सकती हूं, मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो ये सोना को जान से मार देंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। माता रानी मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। नेत्रा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में अक्ष की आवाज पड़ती है, तुम्हारे 5 मिनट खत्म हुए, मुझे लगता है तुम्हें अपनी बहन से कुछ खास लगाव नहीं है, इसलिए ठीक है, मुझे भी उसकी जान लेने में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतना बोलकर अपना फोन कान पर लगाकर कहता है, हाँ पहुंच गए मिस त्रिवेदी के पास आके देन शूट हर। नो आई एम रेडी, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूं। अक्ष के बोलने के तुरंत बाद नेत्रा रोनी सी आवाज में कहती है। ये सुनकर अक्ष तुरंत से फोन पर ऑर्डर देते हुए कहता है, स्टॉप, वापस आ जाओ, और कॉल कट कर देता है। अभी उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो नेत्रा को देखते हुए कहता है, गुड डिसीजन। नेत्रा उसकी बात पर कोई जवाब नहीं देती है तो अक्ष उसे देखकर कहता है, कॉन्ग्रेट्स मिस नेत्र, आज से आप अक्ष मित्तल की गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर नेत्रा आवाज की दिशा में देखती है और कहती है, हाँ 1 महीने के लिए। नेत्रा की बात सुनकर अक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल डार्क हो जाते हैं। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। तभी नेत्रा अपनी जगह से खड़े होकर कहती हैं, तो मैं अभी जाऊं। कहाँ जाना है तुम्हें। अक्ष उसे सर्द आंखों से देखते हुए कहता है, वो ऑफिस, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। नेत्रा अपनी नजरें झुकाकर कहती है। अक्ष उसे देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, तुम अब से मेरी कंपनी में काम करोगी। क्या, लेकिन मैं नहीं कर सकती आपकी कंपनी में काम, नेत्रा सामने की तरफ देखकर कहती है। अक्ष उसकी बात सुनकर उसके पास आ जाता है और उसे उसकी कमर से पकड़कर खुद से चिपका लेता है। नेत्रा उसके ऐसा करने से असहज हो जाती है और डर से कांपने लगती है। उसकी नजरें अभी झुकी हुई थी और उसके बालों की लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। अक्ष उसकी गाल को प्यार से छूते हुए उसके बालों को उसके कान के पीछे कर देता है तो उसके हाथ को अपने गाल पर महसूस कर नेत्रा के बदन में कर दौड़ जाता है और वो और कांपने लगती है। अक्ष भी महसूस कर रहा था कि वो उसके साथ असहज हो रही है, इसलिए वो उसके कान के पास जाकर कहता है, रिलैक्स, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे पहली बार मेरे करीब आई हो। नेत्रा को अक्ष की इस बात मतलब समझ नहीं आता, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ना देकर कांपती हुई आवाज में कहती है, देखिए मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैंने बोला ना तुम कहीं नहीं जाओगी। अक्ष अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को पकड़ते हुए उसके कान के पास जाकर कहता है। नेत्रा अपना चेहरा उसके चेहरे से दूर करती है क्योंकि वो अभी अक्ष की सांसें अपने चेहरे पर फील कर रही थी। वो अभी पहले तो अपना पसीना साफ करती हैं। अक्ष की करीबी की वजह से एसी के मिनिमम टेम्परेचर पर भी नेत्रा के पसीने छूट रहे थे। वो खुद को संभालते हुए धीमी सी आवाज में कहती है, मैं आपकी कंपनी में जॉब नहीं कर सकती क्योंकि मैं आरजे हूँ, रेडियो स्टेशन पर काम करती हूँ, और आपकी कंपनी में रेडियो स्टेशन नहीं है।
नेत्रा की बात पर अक्ष उसे देखता है और नेत्रा की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, तो कुछ और कर लेना। अक्ष की बात पर अभी नेत्रा रोने लगती है और सुबकते हुए कहती है, मुझे इस काम के अलावा और कुछ नहीं आता है। अक्ष उसकी इस बात पर उसे देखने लगता है और उसके चेहरे की मासूमियत में कहीं खो जाता है। अभी धीरे से शांत आवाज में कहता है, कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा। प्लीज, मैंने आपकी बात मानी है ना, तो आप भी मेरी बात मान लीजिए, मुझे मेरी जॉब से दूर मत कीजिए, नेत्रा रुआसी आवाज में कहती है। अक्ष उसके आंसुओं को देखकर पिघल जाता है और उसे अपने गले से लगा लगा कर कहता है, ओके फाइन, मत छोड़ो अपनी जॉब, लेकिन ये रोना बंद करो। मुझे चीड़ है इन आंसुओं से। ये सुनकर नेत्रा तुरंत अपने आंसू साफ कर लेती है और अक्ष के सीने पर हाथ रखकर उसे हल्का सा पुश करती है और धीमी सी आवाज में कहती है, अभी मैं जाऊं? नहीं, अकेली मत जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता है। अक्ष उसे देखते हुए कहता है, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरी फ्रेंड है मेरे साथ, मैं उसी के साथ चली जाऊंगी। नेत्रा अपनी नजरें झुकाकर कहती है, क्यों, अगर मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अक्ष सख्त आवाज में कहता है। उसकी तेज आवाज सुनकर नेत्रा नामे सिर हिला देती है। तो अक्ष कहता है, गुड, तो चले। एक मिनट, अभी तो आप जो चाहते थे वो हो गया, इसलिए सोना की जॉब उसे वापस दे दीजिए। नेत्रा सामने की ओर देखते हुए कहती है। ये सुनकर अक्ष नेत्रा के पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, उसकी जॉब उसे ऑलरेडी मिल चुकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। दोस्तों, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है एएस नोवेल हिंदी स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।